तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मेडिकल मैं हूं नियॉन सीपीएस मैन के साथ। बताया तो मैं वो चीज करता हूँ जिसकी सरकार इजाजत नहीं देती, वो धंधा नहीं जिसका ईमान इजाजत नहीं देता। भाई मैं तो उपमन्यु का मेंबर्स ओनली कंटेंट मैं मेंबरशिप लेके देख सकता था उसका, चाहूँ तो, और किसी को पता नहीं चलता। उसका मेंबरशिप ले रखा था मैंने, और उसका जो वीडियो उसने डाला था वो देख सकता था, पर वो भी नहीं देखा मैंने आज तक। जब मैं उपमन्यु को जानता भी नहीं हूँ और मैं समय को जानता हूँ, मैं उसके साथ क्यों करूंगा भाई कि उसका या तो मेंबर्स ओनली कंटेंट देखूं या फिर उसका ये देखूं, दैट टू ऑन द डे ही हैज रिलीज्ड इट, कि उसका थोड़ा सा भी इधर उधर जाए। लो, आई डोंट लाइक इट, बट एनीवेज चलो। आज हम लोग बात करने वाले मोहम्मद सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड के बारे में। तो गाइस, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ट्रेविस हेड के बीच में बहुत ही बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को रिप्लाई दिया एंड बहुत ही टेंस माहौल क्रिएट हो गया। जहां गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि करंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रहा है। नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब भी बुमराह मैचेस होता है कैप्टन है भाई क्या? बहुत ही टेंस माहौल क्रिएट होता है, एकदम हाइप्ड अप रहते हैं फैंस, और इस टेस्ट के अराउंड भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बट कल दो प्लेयर्स के बीच में भी गर्मा गर्मी वाला पूरा माहौल हो गया। बेसिकली जब ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड अपना सेंचुरी कंप्लीट करके बैटिंग कर रहे थे, तब मोहम्मद सिराज उनको बॉल डाले थे एंड उनको आउट कर दिए। एंड आउट करने के बाद सिराज की तरफ से एक बहुत ही एग्रेसिव सेलिब्रेशन आया। मेरी रानी रानी मेरी रानी नाख नाख मेरी रानी रानी मेरी रानी नाख नाख मेरी रानी रानी मेरी रानी नाख नाख मेरी रानी रानी नाख मेरी रानी रानी मेरी रानी नाख नाख मेरी रानी रानी मेरी रानी नाख। अरे सॉरी, मैं कह रहा था डंकू सब ठीक तो है ना, क्या हो गया तेरे को? एंड स्लिप्सी, थैंक यू सब्सक्राइब फॉर 13th फकिंग मंथ। मैं स्लिप्सी, मेरे को लगता था कोई नया है यार। ये 13 मंथ से कैसे मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है इसने? भैंचोद, जो लोग मेरे को लगते हैं नए नए हैं, भैंचोद वो ऐसे 13 मंथ 48 मंथ कैसे रहते हैं पुराने? क्या चल रहा है ये सुमित है किक वाला? अच्छा अच्छा, सुमित है क्या? यो सुमित है। जिसको देखकर ट्रेविस हेड खुश नहीं थे, उन्होंने भी रिप्लाई दिया एंड वहां का जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड था वो सिराज को बू करने लगे। एंड आफ्टर द डेज प्ले ट्रेविस हेड इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहे, मैंने बस सिराज को बोला था वेल बोल्ड, बट शायद से वो मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। एंड जब वो मेरे को शेड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, ही गॉट अ लिटिल बिट बैक फ्रॉम मी। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बाय दैट इंसिडेंट। अगर उनको इस तरीके से रिएक्ट करना है एंड अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, देन सो बी इट। बट गेस व्हाट, आज सिराज ट्रेविस हेड को लायर बोल दिया। वो बोले कि भाई झूठ बोल रहा है वो। उनसे जब सवाल पूछा गया तब वो बताया कि आई वॉज एंजॉइंग बॉलिंग टू हिम, बहुत ही बढ़िया बैटल चल रहा था हम लोग का। एंड जब एक बैटर आपको एक अच्छे बॉल पे 6 मार देता है, इट फील्स बैड। तो उसी से मेरे को एनर्जी मिला एंड जब मैं उसको आउट कर दिया, मैं सेलिब्रेट किया और वो मुझे अब्यूज किया। यू कैन सी इट ऑन द टीवी एज वेल। इन द स्टार्ट इट वॉज माई सेलिब्रेशन, मैंने उनको कुछ नहीं बोला था, बट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वो झूठ बोल रहे हैं। ही लाइड, नो वे ही सेड वेल बोल्ड। हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी सबको रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। ट्रेविस हेड का एक्शंस वर रॉन्ग, आई डिड नॉट फील गुड। अब जैसे ये लफड़ा वाला माहौल क्रिएट हो रहा था, फैंस डिवाइड हो रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था सिराज राइट है, कुछ लोग बोल रहे थे ट्रेविस हेड राइट है, एंड सब लोग को लग रहा था कि भाई आज मैच के दौरान पक्का कुछ ना कुछ होगा। बट गेस व्हाट, दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। यस, जब सिराज बैटिंग करने आए थे एंड ट्रेविस हेड उनके सामने फील्डिंग कर रहे थे, तब उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल चैट हुआ। एंड जब ये मैच खत्म हुआ एंड प्लेयर्स के बीच में हैंडशेक चल रहा था, तब मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड को जाकर हग भी किए थे। बाकी इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा भी इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए बोले, आई डोंट नो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ था, बट जब दो कॉम्पिटिटिव टीम्स खेलते हैं एक दूसरे से, ये सब चीजें होते रहती हैं। इसीलिए आई थिंक हम लोग को इस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। जब मेरा ओपिनियन सुनना चाहोगे? अरे माँ की चूत, अगर बोल भी दिया सिराज, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए ट्रेविस हेड ने कुछ नहीं बोला था, उसने उसको सेंड ऑफ दे दिया, 140 रन बनाए थे ट्रेविस हेड, तो माँ की चूत क्या 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 हो गया ऐसा? अगर गरिया ही दिया उसने, सिराज ने, और ट्रेविस हेड बोल रहा था अरे वेल बोल्ड भाई वेल बोल्ड, तो क्या? हर चीज में लोग इतने
वो क्यों हो जाते हैं, ओ माय गॉड दिस बिहेवियर इज सो रॉन्ग, और माँ की चूत बेंचत। आज तक ये भोसड़ी वाले जो ऑफेंड हो रहे हैं ना, इन्होंने आज तक एक गेम नहीं खेला होगा, कोई स्पोर्ट्स कभी खेला ही नहीं होगा अपने जीवन में, ठीक है। आई एम 100% श्योर जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं ना कि ट्रेविस हेड ने ऐसा बोल दिया या फिर सिराज ने ऐसा बोल दिया, अपने पूरे जीवन काल में कभी कुछ नहीं खेला होगा इन मादर चौदों ने ठीक है, तभी ये इतना ऑफेंड हो रहा है। जिसने स्पोर्ट्स खेल रखा है ना, वो लोग नहीं ऑफेंड होते ये सब चीजों में जिस मेरा नाक तोड़ दिया था तब नहीं ऑफेंड हो गया था मैं हजारीबाग की टीम पे, ये बहन के लौड़े यहाँ अलग ही ओ माय गॉड सेंड ऑफ दे दिया, हाउ डेयर ही चूतिया। बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। Of तो course. समय रहे ना कि इंडियाज गॉट लेटेंट से रिलेटेड एक बहुत ही ह्यूज कोइंसिडेंस हुआ। यस गाइस, बेसिकली एक रील वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन बहुत ही यूनिक चीज स्पॉट किए। आप पहले वो रील देख लो। ये तन्मय भट्ट की वीडियो आई थी अच्छा, हाँ, एक ये साल तो पहले। देखा मैंने। ओके, और अभी वीडियो देख। इंडिया गॉट लेटेंट। मतलब क्या इसे समय रहना है? अरे बंदा कुछ भी परफॉर्म कर रहा है और इस पर गंदे गंदे से कमेंट्स आ रहे हैं कि अब ये मत करो, गंदा टैलेंट है। और ये बंदा बोलता है इंडिया गॉट लेटेंट, और अब ये बंदे की इंडिया गॉट लेटेंट आ ही रहा है भाई। 1 साल पहले हुआ था, मतलब पिछले दिसंबर में। हाँ, हो सकता है क्योंकि जनवरी से तो समय ने प्लान कर लिया था कि करना है उसको। इनफैक्ट इंडियाज गॉट लेटेंट वाज अ वेरी फकिंग ओल्ड आइडिया। आई थिंक इट वाज एन एंशिएंट आइडिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो समय को आया था, जितना मेरे को याद है। क्योंकि समय ने बोला था मेरे को करना है ऐसा कुछ, मतलब आई रिमेम्बर हिम डूइंग सम काइंड ऑफ लाइक डिस्कॉर्ड गॉट टैलेंट, उसने पहले नाम सोचा था सालों पहले, बहुत साल पहले, मतलब लिटरली ड्यूरिंग लॉकडाउन ही वांटेड टू डू डिस्कॉर्ड गॉट टैलेंट करके, एंड ही वांटेड टू डू इट विथ रफ्तार एंड इन लोग के साथ स्टार्ट करना चाहता था पहला। एंड पर वो इतना डिले हुआ, काफी बहुत डिले हुआ कि समय भी फिर भूल गया, कभी बोलता था करेंगे, कभी बोलता था चाहे छोड़ो जाने दो। एंड तो इट वाज वेरी फकिंग ओल्ड आइडिया। एंड देन ही उसने फाइनली इंडियाज गॉट लेटेंट निकाला। आई थिंक फर्स्ट एपिसोड भी आई थिंक रफ्तार के साथ ही था क्या, तो मेरे को तो वही याद आता है। BKK was early format of नहीं, BKK was I think BKK started off a bakchodi. BKK was not planned. It was like very unplanned. BKK was like कि समय was bored one night and he decided अबे चलना कुछ करते हैं, बकचोदी करते हैं, ठीक है। and he started doing that बकचोदी BKK, ठीक है। ऐसे डिस्कॉर्ड में वैसे सब मिलने बैठे करते कुछ बकचोदी करते हैं एंड ही स्टार्टेड, मतलब BKK was so very very unplanned. But India's got latent, जितना मेरे को याद है, it started from Discord got latent and then he made it into India's got latent, जितना मेरे को आइडिया है। टैलेंट गॉड पाकिस्तान की क्लिप देखी नहीं भाई, बहुत सारे आ रहे हैं अभी तो। आई थिंक समय, इफ ही हैजंट ऑलरेडी इसका आईपी उसने कॉपीराइट कर रखा है, तो ही शुड डू दैट, कि कॉपीराइट कर ले दिस फॉर्मेट, इंटायर फॉर्मेट, बिकॉज दिस इज लाइक वन ऑफ इट्स काइंड एंड वेरी यूनिक। इसके साथ भी कहीं रोडीज वाला हाल ना हो जाए। एंड यस, जेन्युइनली अगर आप तन्मय भट्ट के चैनल में जाकर ये वीडियो को ओपन करके इसका कमेंट सेक्शन खोलोगे तो सब लोग लिटरली इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई व्हाट अ कोइंसिडेंट, शायद से समय रायना को इधर ही से आइडिया मिला होगा, पता नहीं हम लोग को। बट मैं बता दे रहा हूँ भाई, नियॉन मैन जी, मैं ही बता दे रहा हूँ, सालों पुराना लॉकडाउन के टाइम पे 2021 में उसको इसका आइडिया आ चुका था करने का। डिस्कॉर्ड गॉट टैलेंट एंड देन ही चेंज इट टू इंडियाज गॉट लेटेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ओटीटी ज्ञान पे थोड़ी थेरेपी। डालेगा, उसे क्या मतलब है, ओटीटी पे डाले ना चले, ही कैन ऑलरेडी हैव अ आईपी, उसका आईपी है ना भाई। यूट्यूब पे डाल रहा हो चाहे ओटीटी पे डाल रहा हो, इट डजंट मैटर माय फ्रेंड, यू शुड ऑलवेज। नहीं तो फिर मालूम चला कि ये टैलेंट गॉड पाकिस्तान और ये लोग ने कर लिया तो इस पे ही कॉपीराइट मार देंगे। क्या बोलते हो तुम लोग, कुछ भी आइडिया उडिया होता है क्या, कॉपीराइट कैसे काम करता है, कुछ भी किसी चीज का कुछ भी बक देते हैं बस कुछ भी अपना पता नहीं, कुछ भी हाफ बेक्ड नॉलेज के साथ कुछ भी बकते रहते हो।
किल टोनी का कॉन्सेप्ट है, किल टोनी का कॉन्सेप्ट होगा कि बट द स्कोरिंग वे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम किल टोनी। किल टोनी में सिर्फ कॉमेडियंस आते हैं, सारे टैलेंट नहीं आते हैं, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड है बट इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन ऑन इट्स ओन, ठीक है। इट इज इंस्पायर्ड बाय किल टोनी बट इट इज नॉट किल टोनी एट ऑल। एंड टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर ज्ञान थेरेपी को रिप्लाई दिए। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ज्ञान थेरेपी टेक बर्नर के लेट ज़ैनाक वॉच को रिव्यू किए थे एंड वो कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स भी दिए थे कि ये सब चीजें फिक्स होनी चाहिए। अब टेक बर्नर बोले तो थे कि वो एक रिएक्शन वीडियो लाएंगे एंड यस, कल वो वीडियो अपलोड कर दिए जहां पर वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। बट ज्ञान थेरेपी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, बट लेटेंट भी जो मतलब जो इंडियाज गॉट लेटेंट का वर्ड का ही बात नहीं है, क्योंकि उसका पहला शूट आई थिंक जनवरी में हो गया था, जितना मेरे को याद है। इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला शूट वगैरह जनवरी वगैरह में हो गया था। देयर वर लाइक 5-6 ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, लॉट ऑफ चेंजेस एंड देन दे फाइनली फाउंड आउट द आइडियल वे टू क्रिएट इट, लाइक ये होना चाहिए आइडियल वे। तो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग एंड एवरीथिंग। अबे उसके बाद बहुत पता है, तुम लोग कितना 10 एपिसोड देखे होगे जो आया होगा, या 11, 5-6 मान लेते हैं कि मेंबर्स ओनली, उससे बहुत ज़्यादा उसके पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ तुमको, 25-30 पड़े हुए हैं। उस आदमी के पास इतना कंटेंट पड़ा हुआ है ना, वो डालता नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। इतना कंटेंट पड़ा है ना, इनफैक्ट उसके जो पुराने स्ट्रीम्स है ना, उसके एडिट के कंटेंट इतने पड़े हुए हैं, वो डालता ही नहीं बंदा भाई। एक बार बस मेरे को ऐसे ड्राइव लिंक भेजा था, उस ड्राइव लिंक में 50 वीडियोस थे भाई, सिर्फ इसके हाईलाइट वीडियोस के 50 इंक्लूडिंग ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग। बहुत ज्यादा कंटेंट है समय के पास। समय डालता नहीं है, बहुत क्वालिटी कंट्रोल होता है समय का। वो गलत कंपेयर करते हैं, और ऐसा ही नहीं कि यही लोग करते हैं। आप अलग अलग ब्रांड का लॉन्च इवेंट देखेंगे, वो लोग भी आईफोन या फिर सैमसंग के फ्लैगशिप से कंपेयर करते हैं, जबकि एप्पल वॉच अल्ट्रा बहुत अलग चीज है। भाई बोल रहा है कि एप्पल वॉच अल्ट्रा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इसका सीधा आंसर ये है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। और ब्रांड से 90,000 की स्मार्ट वॉच से अपनी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एप्पल क्या चल रहा है? लॉन्च इवेंट देखेंगे, वो लोग भी आईफोन या फिर सैमसंग के फ्लैगशिप से कंपेयर करते हैं, जबकि एप्पल वॉच अल्ट्रा बहुत अलग चीज है। भाई बोल रहा है कि एप्पल वॉच अल्ट्रा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इसका सीधा आंसर ये है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं। और ब्रांड से 90,000 की स्मार्ट वॉच से अपनी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एप्पल वॉच अल्ट्रा से आप डिजाइन को कंपेयर कर सकते हो। ट्रैकिंग में इतने सारे यूट्यूबर्स ने रिव्यू में कंपेयर करा है। भाई आपने खुद भी तो सैमसंग की वॉच अल्ट्रा से कंपेयर करा है, रीडिंग एक्यूरेट आई है, इसलिए कर रहे हैं भाई। हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंस्पायर्ड है भाई एप्पल से, और एप्पल के जैसा और एप्पल से बेटर प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं। नंबर 3 नंबर 4 से क्यों करें कंपैरिजन भाई? मेरे को पर्सनली राकेश भाई का रिव्यू तगड़ा मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं ज्ञान थेरेपी का रिव्यू क्या है एग्जैक्टली। इसने तो बस स्मॉल स्निपेट काट के डाल दिया है, ठीक है। बट ब्रो कम ऑन, यू कांट compete with एप्पल, ठीक है। यू कांट compete in 100 years. If I give you 100 fucking years, you can't compete with Apple, ठीक है। एट नहीं कर सकते। जो ये बोल रहा है ना कि हम उससे कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। एप्पल वॉच अल्ट्रा और तुम्हारा झाटू, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बाबू, ठीक है। जबरदस्ती का बकर चुदी मत बतियाओ। ज्ञान थेरेपी का रिव्यू देख लेगा, टाइम बहुत है अपने पास, अभी 1.5 घंटे है। तो ये लोग क्या सोचते हैं मैन कि पब्लिक क्या चूतिया है क्या? हा? हम कर सकते हैं इसीलिए करते हैं जी। लंड है मेरा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? तो इस बॉक्स में हमारे पास है एक स्मार्ट वॉच बाय लेयर्स, और इसके लॉन्च के बाद से आप लोगों ने जो मेरा तो कमेंट आसपास सेक्शन पहुंचेगा, कहीं आसपास नहीं पहुंचेगा। मैं लिखित दे सकता हूँ भाई, दस्तखत करके मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दूंगा,
पर कहीं एप्पल के आजू बाजू भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। एप्पल का 10% बनना इज नॉट आजू बाजू भाई, ठीक है। एप्पल का 10% 20% बनना इज नॉट आजू बाजू, इट्स फार अवे, ठीक है। तो जस्ट स्टॉप द बुलशिट डूड, स्टॉप द बुलशिट। इतना बहनचोद ये बुलशिट बोलता है ना, वो कौन है वो आदमी, हम बना रहे हैं सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच, क्योंकि हमें मिस्टर बीस्ट, भाई पहले तो मिस्टर बीस्ट ने तेरे को कुछ नहीं बोला, तूने उसको बोला होगा बोलने, ठीक है, उसने बोल दिया, ठीक है, उसका ठीक है, वो भी मैं मान लेता हूँ। फिर वो हमने बना दिया सबसे बड़ा अल्ट्रा वॉच, हम कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं, एक वीडियो में बोल रखा है इसने, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम आप लोग से हमेशा सच बताते हैं। वो बहनचो तुमको लग रहा है वो जो सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच बनाया वो स्मार्ट वॉच है? झैट मेरा, एक वो एलईडी स्क्रीन लगा दिया है या फिर वो टीवी लगा दिया, उसके ऊपर ये सब डिजाइन बना दिया है खाली, वॉच का एक बैंड लगा दिया है, ठीक, कुछ नहीं, ना ही उसमें टच स्क्रीन होगा, ना ही उसमें कुछ सेंसर होगा, ना ही कुछ चलता होगा, तो काहे का स्मार्ट वॉच है? कुछ भी बकचोदी खाली कर देना, सबसे बड़ा ये बना रहे हैं, हम बना रहे जा रहे हैं सबसे बड़ा डिल्डो, बकर चोदी कर दो खाली, इनसे करवाओ। और भाई ऑडेसिटी देखो ना, मेरे को क्यों उस बात पे करो तुम वो सब जो बकचोदी करते हो, ठीक है, कि हाँ सबसे बड़ा ये बना दिया, सबसे बड़ा वो बना दिया, और झूठ बोलते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं। फिर दे हैव द ऑडेसिटी उसे, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमने हमेशा आपसे सच बताया, लंडे मेरा बहन सच बताया भोसड़ी के। झूठ बोलने के मतलब कोई सीमा ही नहीं है, एंड दे हैव द ऑडेसिटी टू कम टू यू एंड से हम हमेशा आपसे सच बोलते हैं, सच बोलना इज आवर प्रायोरिटी। भरा है ना, वीडियो चाहिए वीडियो चाहिए। मैं बात किसी और प्रोडक्ट की कर रहा हूँ वीडियो में, नीचे एनआर कोच का रिव्यू, तो काफी डिमांड था, मैंने कहा चलो भाई वीडियो करते हैं। शुरू में सोचा था करे ना करे वीडियो, मैं खुद कंफ्यूज था। काफी सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोच के बारे में, और मेरी वीडियो वन स्टॉप वीडियो आपके लिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, टेक प्रोडक्ट रेडी करना बहुत मुश्किल काम होता है, और स्पेशली ऐसा टेक प्रोडक्ट जिसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाए, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। खैर मैं अपना काम करता हूँ। ये इसका बॉक्स है। अच्छा एक चीज अच्छा लगा मुझे, पैकेजिंग पे भी यहाँ पे भाई ब्रांडिंग मेंशन है, और जो इन्होंने ये टेप लगा रखी है इस पे भी लेयर्स की ब्रांडिंग है, तो ये अच्छा तरीका होता है अपने ब्रांड को प्रेजेंट करने का। मैं अभी फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं प्रोडक्ट पे इतना टाइम नहीं देता अनबॉक्सिंग में, बट क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है तो सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस भी आपके सामने ऐड ऑन किया जाए। नहीं तो आप भी जानते हो मैं अनबॉक्सिंग में इतना टाइम देता ही नहीं, लेकिन यहाँ आज थोड़ा मन किया टाइम देने का। खैर ये देखते हैं क्या इसमें स्ट्रैप होगा। अच्छा इसके बाद मोबाइल स्किन भी आई हुई है, कुछ लोगों के लिए। These fucking YouTubers are just fucking liars bro. इतने बड़े झूठे हैं ना, इतने बड़े फ्रॉड है सारे के सारे यूट्यूबर भाई, एंड स्पेशली इंडिया के यूट्यूबर्स हर चीज में बस झूठ ही बोलते हैं। जो लाइन उनके मुंह से निकलती है ना झूठ ही होती है, मान के चलो तुम ये बात। 90% वो झूठ बोलते हैं, 10% वो सच बोलते हैं। मतलब मेरा पहले मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं ऑडियंस था ना, व्हेन आई वाज यू गाइस, ठीक है, मैं भी ऐसे ही धोखा खा जा रहा था। मेरे को लग रहा है नहीं 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 ये तो ऑथेंटिक है, ये तो सच बोल रहा है। जब मैं इस साइड आया हूं ना, देन आई रियलाइज ये माधरचोद कितना झूठ बोलते हैं भाई, कितना झूठ। इनके मुंह से सच निकलता ही कम है। ठीक है, इतना सारा मेरा भ्रम टूटा है ना जिसका कोई हद नहीं है। बहुत झूठे होते हैं भाई ये। फ्री हो या जो भी रीजन है, तो पैकेजिंग तो अच्छी कर रखी है। हाँ यहाँ पे स्ट्रैप है, एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिला हुआ है। इसके अंदर वॉच होगा, ये ना 7000 की वॉच है, यहाँ पे 9000 एमआरपी मेंशन, एमआरपी ज्यादा ही होता है। अब देख सकते हो इम्पोर्टेड और मार्केटेड बाय लेयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी वो चाइना में हुई है। उसी के साथ ये बॉक्स, ओह थोड़ा कपड़े वाला टेक्सचर है इस पे। खैर ये बॉक्स है, ये वॉच है, टाइप ए टू टाइप ऑर्डर किया था, इट वाज एक्चुअली गुड। फ्लाइंग बीस्ट पता है घी अच्छा हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया पर हो सकता है। रीजन बीइंग कि वो जो मार्केट में जो घी मिल रहा है उससे वो ज्यादा प्राइस में बेचता है, एंड तो ही कैन गिव दैट क्वालिटी बेटर देन द मार्केट में जो एक्चुअली मिल रहा है। ये सब अमूल अमूल के जो सस्ते में घी मिल जाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा प्राइस में बेच रहा है, एंड ही कैन देन सेल इट
लाइक बेटर क्वालिटी में बना सकता है वो, इट इज पॉसिबिलिटी एंड लोग खरीदेंगे भी, क्योंकि जस्ट इट्स नॉट अबाउट घी ओनली, प्लस उसका ब्रांडिंग भी तो ना उसके साथ एसोसिएटेड। तुम एक बार ट्राई तो करोगे, फिर तुमको अच्छा लगे तो तुम और मंगाओगे, ठीक है। तुम एक बार तो ट्राई कर ही लोगे एंड तुम, और क्वालिटी अच्छा हुआ जो कि वो देता है जितना मैंने सुना आज तक, ठीक है। आई हैव नॉट ट्राइड माई सेल्फ, तो लोग खरीदेंगे। पर इस तरह के प्रोडक्ट जो गैजेट्स हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब अगर ये लोग बनाने चले गए, ठीक है, ये जो यूट्यूबर्स हैं, दे कैन सर्वाइव इट, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू सेल इट इन लेस प्राइस। नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस है तो हम एप्पल खरीदेंगे ना, तुम्हारा क्यों खरीदेंगे? एप्पल या सैमसंग का खरीद लें, तुम्हारा क्यों खरीदेंगे? दैट टाइम यू हैव टू कीप द प्राइस लो, इवन तो तुम्हारा ब्रांडिंग उसके साथ चिपका हुआ है, इट डजंट रियली मैटर। तुम कंपेयर कर रहे हो एप्पल वॉच से, ठीक है, बट एक्चुअली तुम्हारा कंपटीशन नॉइज है, तुम्हारा कंपटीशन बोट है, ठीक है, और तुम बोट से प्रीमियम प्राइस में बेच रहे हो। पर एप्पल और सैमसंग से तो सस्ता बेचना पड़ेगा, तो तुम उसके कभी लेवल के क्वालिटी में बेच नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात को तुम? आप ट्राई करो, घी कर सकता हूँ मैं, घी तो मंगा सकता हूँ। So they can't do with all this shit. They can't sell it for a higher price and give better quality. ये चार्जिंग के लिए है, अगर आपके पास टाइप सी टू टाइप सी चार्जर है ना, तो बेसिकली वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो कार में डिलीवर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं। भाई तुमको क्या लग रहा है कि फ्लाइंग बीस्ट खुद से जाके डिलीवर करके आता है क्या? डिलीवरी या ये सब ऐप को दे रखा होगा, यूपीएस डिलीवरी, डीटीडीसी, ये सब को किसी को दिया रखेगा, उसको कहीं भी पूरा इंडिया में कहीं भी डिलीवर करता है वो। उस बोकारो से क्या मतलब है? कुछ भी बक देना है, जो बोकारो में डिलीवर हो गया क्या? इसीलिए डिलीवरी का स्टॉक खरीद रखा मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम है ये भोसड़ी वाले जितना जितना अपना बिजनेस चलाते जाएंगे, ठीक है, इनको तो कुछ करना नहीं है, फायदा सिर्फ डिलीवरी को होगा। इसलिए मैं इन झटूरों लोग के इसमें नहीं आता हूँ, मैं सीधे खरीदता हूँ डिलीवरी का स्टॉक। माँ की चूत में चूत। बनाओ, तुम प्रोडक्ट बनाते रहो, भेजते रहो इधर उधर, फायदा तो डिलीवरी को ही होगा। ये मैनुअल सा है, ये है वॉच, ये बाहर निकालते हैं, ये नहीं निकल रहा, ये क्या है? ओके, ये पहले से अंदर, ओ यार ये अंदर लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी बैक साइड यहाँ पे सेंसर वगैरह दिखा रखा है। ऑन कर लेते हैं इसको, वाइब्रेशन हुआ है। अगर मैं वॉच को इधर रोटेट करता हूँ तो ये इधर रोटेट करता है, इधर करता हूँ तो ये इस तरफ रोटेट करता है, इस तरफ नहीं करता है। बाकी स्ट्रैप चेंज करने के लिए यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा, ये वाला स्ट्रैप लगा लेते हैं यहाँ पर भाई। तो कुछ ये मिलता है बॉक्स में। अब एक काम करता हूँ, बाकी ना वॉच को मैं कनेक्ट करके थोड़ा यूज करके फिर आपसे शेयर करता हूँ क्या कैसे है। ये रही हमारे पास वॉच। प्राइस है इसका 7000। ब्रांड काफी बड़े क्लेम करता है इस वॉच के साथ। जैसे इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि नॉर्मली 20,000 रुपए के स्मार्ट वॉचेस में दिया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ 7000 की है। इसके अंदर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है जिसके के स्मार्ट वॉचेस में दिया जा सकता है, करता है इस वॉच के साथ। जैसे इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि नॉर्मली 20,000 रुपए के स्मार्ट वॉचेस में दिया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ 7000 की है। इसके अंदर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है जिसके लिए सॉफ्टवेयर को अलग से ट्यून किया गया है। और इस वॉच को ब्रांड ने सीधा एप्पल वॉच अल्ट्रा उन सब से कंपेयर किया है, 7000 की वॉच वर्सेस 1,90,000 की वॉच। लेकिन ये बात तो खैर ब्रांड कहता है, मेरा क्या कहना है या कंज्यूमर के पास जो ये वॉच जाएगी तो उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो मैं वो सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, पहला प्रोडक्ट है किसी ब्रांड का, थोड़ा आराम से बात करेंगे। मुझे क्या अच्छा लगा वो भी बताऊंगा, क्या कम अच्छा लगा वो भी बताऊंगा, क्या मेरे फीडबैक है जो कि अगर ब्रांड चाहे पॉजिटिव वे में ले सकता है। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख के आप लोग भूल जाते हैं। अगर मैंने आपके कहने पे काम किया तो आप मेरा काम करिए। सबसे पहले फिजिकली बात करते हैं, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बोलूँ। अगर मैंने कुछ इसकी वीडियोस देखी थी, फोटोज देखी थी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये वॉच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ये वॉच आती है मेरे पास, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग हो गया रियल लाइफ में। इसका क्राउन वगैरह साइड में दे रखा, वैसे ज्यादातर साइड में ही होता है, तो हाथ ऐसे ऐसे करने पे भी चुभता वगैरह नहीं है, तो डिजाइन ठीक लगा। बस आते ही मैंने सबसे पहले इसका स्ट्रैप चेंज किया। ये मिनिमल डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आता है। ये स्ट्रैप मैंने लगाया इस पे, और ये काफी लाइट वेट भी फील होता है, कंफर्टेबल भी है। और इनफैक्ट मैंने पूरी टीम में सबको दिखाया तो सबका वही कहना भाई ठीक है डिजाइन। किसी ने अच्छा बताया, किसी ने ठीक बताया, बुरा नहीं कहा किसी ने। और मिनिमल सा है, बेजल्स वगैरह आप देख सकते हो, कुछ इतना है। खैर फिजिकली फ्रंट में 1.85 इंच का ये एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज, 700 निट्स ब्राइटनेस है। अभी रियल वर्ल्ड में बात करेंगे इसकी।
की, कंपेयर भी करेंगे कुछ अलग अलग वॉचेस से, ट्राई करेंगे एक्चुअल जिनसे कंपैरिजन इसका बन सकता है। बाकी जो इसका फ्रेम है स्टेनलेस स्टील बोला जा रहा है, बट रियल वर्ल्ड में वो एल्यूमिनियम आते हैं ना मैट फिनिश के साथ, वैसा दिखता है। थोड़ा इसका जो शेप है डायमंड कट डिजाइन वगैरह बोला जा सकता है। लेफ्ट साइड यहाँ पे स्पीकर है जिससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। भाई कॉल कर नहीं सकते, सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉल, हेलो हर्षित क्या हाल है? बढ़िया। सही है सब कुछ, आवाज सही आ रही है? हाँ आवाज एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आवाज सही आती है, लाउड है प्राइस के हिसाब से। म्यूजिक उल्टा दिखा रहा था ना सॉफ्टवेयर अभी। और राइट साइड एक बटन है तो वर्कआउट मोड में जा सकते हैं, और ये रोटेटिंग बटन या क्राउन बटन जो भी बोलिए, इसको प्रेस कर सकते हैं हम लोग, या फिर ये बैक का काम भी करता है, होम पे आ सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले पे कॉर्नर में हल्का सा व्हाइट सा स्ट्रैप दिख रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, वैसे ध्यान जाता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन लेयर्स लिखा हुआ बहुत लाइट सा। बाकी मैं साथ साथ फीडबैक भी ऐड करता रहूंगा। जैसे यहाँ पे ये आप चार्जिंग अडेप्टर देख रहे हो, चार्जिंग अडेप्टर इसका मैग्नेट ना बहुत ज्यादा वीक है, देख रहे हैं, ये हल्का सा भी कर दिया तो बाहर आ जाता है ऐसे ही, तो ये बेटर किया जा सकता है। बाकी आप वॉच को चाहे तो वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं, और मैंने नोटिस किया चार्जिंग के टाइम यूज नहीं कर सकते इस वॉच को, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है भाई, ये IP68 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट है, तो ये अच्छा लगा। बाकी जो कनेक्टिविटी की बात करें ना, कनेक्टिविटी एक्चुअली नीड्स टू इंप्रूव। और मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे ये वॉच पहली बार मैंने बॉक्स से बाहर निकाला था, जब मैंने इसको ऑन किया, इसको अपने फोन से कनेक्ट किया, एक एप्लीकेशन आती है लेयर्स करके, प्ले स्टोर पे भी मिल जाती है, ऐप स्टोर पे भी मिल जाती है। लेयर्स ऐप में ना वॉच कनेक्ट हो गई, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट का एक मैसेज आया कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। मैंने अपने पिक्सल 9 प्रो को, अभी आजकल मैं यूज कर रहा हूँ, उसका वीडियो आएगा, तो उससे जब भी अपडेट करता था फेल हो जा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही नहीं रहा आगे, कभी स्टोरेज का मैसेज देता है, कभी कुछ मैसेज दे रहा था। मैंने फिर इसको ना आईफोन में ये लेयर्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, आईफोन में एक बार में ही ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अभी तो खैर मैंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया इसको। ये अपडेट के बाद का हाल है, OnePlus 12R में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया लेयर्स का, उसके अंदर मैंने बहुत कोशिश करी, कई बार वो कनेक्ट नहीं हुआ। CMF फोन 1 में मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ, बार बार फेल हो जाता है। दिखाता है कि कनेक्ट कर सकते हो, स्कैन कर लेता है, लेकिन कनेक्ट ही नहीं होता। बाकी पिक्सल 9 प्रो में कनेक्ट करना हो, कनेक्ट हो जाता है, कॉल वगैरह आ रही है, इशू नहीं है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ना। थोड़ा सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, बाकी सारे पॉइंट की बात करने से पहले। ये इसका सॉफ्टवेयर अभी कनेक्टेड है मेरी वॉच। यहाँ होम है, जहाँ पे सारे आपने जो भी टास्क है, हार्ट रेट, SpO2, स्टेप्स, ये सब देख सकते हो। डिवाइस में जाएंगे तो कनेक्शन, यहाँ रेस टू वेक ऑन कर रखा, भी इसमें कुछ बताना है सब बताता हूँ। उसके बाद वाइब्रेशन मोड सेलेक्ट करना हो, यूनिट नोटिफिकेशन वगैरह किसका चाहिए, कैसे चाहिए, इनकमिंग कॉल सेटिंग, स्ट्रेस सेटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह का टाइमर सेट कर सकते हैं, वेदर, और यहाँ प्रोफाइल है, यहाँ परमिशन सेटिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, गोल सेटिंग वगैरह कर सकते हैं आप अपना। और वॉच के अंदर यहाँ से कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे रिसेंट आपके, और यहाँ से आप अपने लेफ्ट या राइट स्वाइप करके जो मोड है उनको सेट कर सकते हैं। हार्ट रेट वगैरह कैसे मेजर होता है, अभी मैं सब पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और इसे प्रेस करेंगे तो इसका मेन्यू आ जाता है, स्क्रॉल वगैरह करना हो। बाकी यहाँ एप्लीकेशन में वॉच फेसेस का ऑप्शन है, कई सारे दे रखे, थोड़े अलग डिजाइन के हैं। बाकी ये वाला मुझे ठीक लगा तो मैंने अप्लाई कर दिया, हो सकता है फ्यूचर में और फेसेस ऐड किए जाए, और अभी के डेट में आप अपनी फोटो वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी वॉच फेसेस भी जब इंस्टॉल करते हैं ना, बार बार फेल हो जाता है, और एक बार नहीं होता, कई बार होता है। मैंने फिर से किया ना, एनआर कनेक्टेड है, वॉच ये रही, सब कुछ ओके है, लेकिन फेल हो गया। ये वाली वॉच फेस मैंने आईफोन कनेक्ट करके डाउनलोड किया तब अप्लाई हुई थी, आईफोन से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। और एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये वॉच है, या मोस्टली जो इस प्राइस रेंज में आती है, इन सब वॉचेस में आपको ना वेयर OS नहीं मिलता। इनमें आपको एक बेसिक UI डाल दिया जाता है, बेसिक कुछ फीचर्स डाल दिए जाते हैं, वही आप यूज कर सकते हो। ये वेयर OS बेस्ड नहीं होती, जिनको एक्चुअल स्मार्ट वॉच बोला जा सकता है। बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे गूगल, OnePlus, Samsung, ये सब वेयर OS के साथ आती है। वो एक अलग मुद्दा है, वेयर OS के साथ लाइसेंस लेना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं हो सकता। इनके लिए भी और बाकियों के लिए भी होता तो आ गई होती। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इस वॉच में, अनार्क वॉच में बहुत सारे फीचर्स अभी इनको ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये Realme का वॉच देखो आप, 4,500-5 हजार की है, इसमें भी कोई वेयर OS वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वो यूजफुल भी है। जैसे आप कुछ फेवरेट कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे आपको पास जो कॉल आया वो हिस्ट्री दिखाता है तो आप स्मार्ट वॉच से ही कॉल कर सकते हो। इनफैक्ट आप नंबर डायल कर सकते हो। इनफैक्ट आप उसी वॉच से आप अपने फोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। और तो Realme वॉच से आप अपने स्मार्टफोन जिससे कनेक्टेड है उसे लोकेट कर सकते हो, और फोन से वॉच भी लोकेट कर सकते हो, बजने लग जाता है। या फिर जैसे Realme वॉच में ये वॉच है हमारे पास, ऐसे मैंने किया तो ये ऑफ हो जाती है, ऑलवेज ऑन मोड में। अभी AOD लो, आउटडोर में इतना नहीं दिखता, इंडोर में दिखता है। उसी के साथ इस वॉच में इसे आप क्या बोलेंगे, ऐप ड्रॉअर या ऐप मेन्यू सेटिंग में जाके ना अलग अलग टाइप के जो आपको अच्छा लगता है आप सेट कर सकते हो। हालांकि मतलब मैं डेली तो
नहीं चेंज करूंगा, कोई एक ही सेट कर देता है आदमी, सिंपल वाला ही अच्छा लगता है। बट जितने मैंने फीचर्स बताए ना रियलमी वॉच वाले, अभी यही फीचर्स अनार्क वॉच में नहीं है। इनफैक्ट रियलमी वॉच फेस में आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिलते हैं, आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। अब क्योंकि वो पहले से लॉन्च करते आए तो उनके पास वॉच फेसेस ज्यादा है, जाहिर सी बात है अनार्क में धीरे धीरे वॉच फेसेस ऐड किए जाएंगे। तो अनार्क वॉच को अपने कम प्राइस वाले वॉचेस से ही बेटर फीचर्स इनको फ्यूचर में ऐड करने पड़ेंगे। हालांकि मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, कई फीचर्स मेंशन थे पहले, लाइक कॉन्टेक्ट्स, कॉल, ब्रीथ, कैमरा, कैलकुलेटर, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है कुछ, थीम, कैलेंडर, फाइंड माई फोन, वॉच फेसेस को कस्टमाइज करना हो, कुछ नोटिफिकेशंस ऑप्शंस, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट से दिए जाएंगे। और एक अपडेट आया था उसमें ये फीचर्स आए तो नहीं अभी तक, लेकिन अभी के डेट में लेटेस्ट वेबसाइट से वो सब हटा दिया गया है। सिर्फ एक चीज लिखा गया है कि नहीं चलेगा यार। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ना कि व्हेन यूट्यूबर्स मेक एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर मतलब ऐसा कुछ अपना कंपनी डेवलप करने का सोचते हैं, दे शुड क्रिएट वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल, ठीक है, rather than creating all of this bullshit, ठीक है। बिकॉज जिनके पास पैसा है, एक्चुअल पैसा है, ठीक है, दे वोंट बाय एन आर्क, दे विल बाय एप्पल वॉचेस और सैमसंग वॉचेस, ठीक है। ये बस ऐसे ही कुछ जो बच्चे बच्चे हैं जिद करके खरीद लेंगे दिखाने के लिए, ठीक है। बिकॉज एनआरक ना ही वो कुछ क्या कहते हैं स्टेटस सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ना ही वो कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ क्रेजी है कि अरे बहन जो ये वाला चाहिए भाई, इसमें ऐसा फीचर है जो और किसी वॉच में, ऐसा तो कर नहीं सकता है वो। तो डोंट क्रिएट समथिंग लाइक दैट, क्रिएट समथिंग डिफरेंट। बस ये हाइप के कारण बेच लेंगे ये लोग जितना बेचना है इनको, ठीक है, चूतिया बना लेंगे लोगों को, लोग रिव्यू कर करके बिचवा देंगे, बट इट वोंट वर्क आउट इन द लॉन्ग रन, इट वोंट। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्यूचर अपडेट में दिया जाएगा, तो ये एक क्वेश्चन वाली बात बन जाती है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोच के हटाया या फिर से ऐड करेंगे अब, क्योंकि जो चीज मैं देख सकता हूँ सामने वही बता सकता हूँ। मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर को बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। खैर, वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना कितना आसान है कितना मुश्किल है, वो एक कंपनी या जो बना रहा है उसका मुद्दा होता है। जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहा है उसका मुद्दा एक अलग होता है। वो कंज्यूमर है, वो मार्केट में देखेगा क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या मिल रहा है। तो आप डिपेंड करता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, दोनों की अपनी वैल्यू है। और यहाँ पे हाई सिलिकॉन प्रोसेसर है। चलिए अब इन सब की बात करते हैं, कहाँ स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले जैसे इनका कहना भाई 60 हर्ट्ज, इसके अंदर इन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह ट्यून करके 60 हर्ट्ज डिस्प्ले एक्सपीरियंस दिया आपको। एक काम करते हैं, प्राइस के हिसाब से बात करते हैं। जैसे सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 है या फिर रियलमी वॉच S2 अभी आई है, इनके अंदर अगर UI स्क्रॉल करो वो भी इतनी स्मूथ लगते हैं। मैं आपको स्लो मोशन में भी करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी UI की बात करें, मैंने CMF वॉच भी यूज करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके कंपैरिजन में ये फास्टर फील देती है। जैसे इसका जो मेन्यू है ना वो स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल सेंटर नीचे करते हैं या फिर नोटिफिकेशंस अपने आप स्वाइप करते हैं, वहां पे ऐसा लगता नहीं कि 60 हर्ट्ज पे चल रहा हो ये। तो अभी और सॉफ्टवेयर को पॉलिश करना होगा। इनफैक्ट अगर बात करें, एक रेस टू वेक फीचर होता है। जैसे मेरी ये वॉच है, ये भी बंद हो गई है, अगर मैं ऐसे करूं तो मेरे को टाइम दिखाएगी, ऐसे करूं तो फिर बंद हो जाती है। बैटरी सेव करने में हेल्प करती है। और जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है वो अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, सबसे बड़ी बात। बाकी मैंने ये सुना है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सॉफ्टवेयर अपडेट से पुश किया जाएगा आने वाले टाइम में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें इसी के प्राइस के आसपास, जैसे सैमसंग का फिटनेस बैंड है या फिर रियलमी की ये वॉच है, बल्कि वो 2000 रुपए सस्ते हैं। इसमें जो रेस टू वेक फीचर है ना, उसका रिस्पॉन्स स्लो है उनके कंपेरिजन में, आप देख सकते हो। तो सीधी सी बात है, इस वॉच के साथ कनेक्टिविटी या फिर जो सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट है वो हमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आप इमेजिन करो, इस प्राइस में इसके अंदर कोई जीपीएस सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा बेसिक फीचर जो कि होना चाहिए वो नहीं है, वो है ऑटो ब्राइटनेस। खुद कौन करना चाहेगा ब्राइटनेस कम या ज्यादा, तो ये बहुत काम आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो दिया जा सकता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस दिया जा सकता है, मुझे नहीं पता, अगर सेंसर होगा तभी दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिया जा सकता। बाकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें, 700 निट्स आउटडोर में अगर आप जाओगे तो हाँ विजिबल है, और ये उतनी ही विजिबल है जैसे कि आपकी 4000, 5000, 7000 की वॉच विजिबल होती है। वहीं पे जो फ्लैगशिप वॉचेस आती है ना, मेरे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा तो नहीं है, ये सैमसंग वाली है, वॉच अल्ट्रा और वॉच 7, इनकी ब्राइटनेस की कोई तुलना ही नहीं है, इतना फर्क है। अब आप कहोगे क्यों कंपेयर कर रहा हूं भाई, तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रांड अपने आप को गलत कंपेयर करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि यही लोग करते हैं, आप अलग अलग ब्रांड का लॉन्च इवेंट देखेंगे, वो लोग भी आईफोन या फिर सैमसंग के फ्लैगशिप से कंपेयर करते हैं, जबकि एप्पल वॉच अल्ट्रा बहुत अलग चीज है। सैमसंग वॉच अल्ट्रा तो दूर की बात है, सैमसंग वॉच जो आपको ऑफर में 10,000 8,000 की पुरानी वो चीज, नहीं तो वो भी महंगी आई थी, ये मच बेटर, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो वेयर ओएस बेस्ड है, एप्पल का अपना है सिस्टम, वहां बेटर इकोसिस्टम, बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर रिफाइनमेंट, बेटर डिस्प्ले, बेटर एक्यूरेसी, बहुत कुछ बेटर है। तो कंपैरिजन ही गलत है। इसका एक्चुअल में कॉम्पिटिटर ऐसे वो चीज है, CMF वॉच या फिर रियलमी वॉच
इस तरह के ब्रांड, एक्चुअल में ब्रांड को इस तरह से मार्केट ज्यादा करना चाहिए कि कैसे कुछ ऐसे ब्रांड जो फेक सेंसर देते हैं, जैसे मैंने फायरवॉल के कई चीजें टेस्ट करी हुई हैं, ये लोग अजीब अजीब चीजें करते हैं, कई बार सेंसर भी एक्यूरेट नहीं होते, और भी ब्रांड्स हैं, उनसे आपने क्या बेटर किया है वो बताना चाहिए, या फिर अमेज़फिट वगैरह से कंपेयर करके दिखाया जा सकता है क्या उस देखो ये देखा कॉन्टेक्स्ट कितना चेंज कर दिया जब उसने अपना क्लिप काटा था। वो बंदा कौन है कि इसने बोला कि क्यों कंपेयर उससे करना, एकदम अलग चीज है बस। पर ये कह रहा है कि भाई इनसे कंपेयर करो ना यार, उनसे तो कंपेयर करने के लायक ही नहीं हो तुम। कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देते हैं वो लोग, देखते हो टेक लेवल बदला की रहा है, कितना पीछे है नहीं है। अब मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ इसका हार्ट रेट सही काउंट कर रहा है कि नहीं, या स्टेप सही काउंट कर रहा है कि नहीं। बाय द वे SpO2 मैंने चेक किया, SpO2 वगैरह तो सही काउंट कर रहा है। नॉर्मली SpO2 क्या है ना, रियल लाइफ में ऐसे हमारे जैसे लोगों का इतना लो जाएगा ही नहीं, यही रहता ही है। जब कोई क्रिटिकल कंडीशन में होता है तब चीजें डिस्टर्ब होती हैं, 90 या उससे नीचे चला जाता है कई बार। हाँ, मैं स्टेप या फिर हार्ट रेट काउंटिंग दिखा सकता हूँ आपको। बड़े टाइम बाद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सबका ध्यान रखने के लिए यहाँ मैंने एक्सरसाइज SpO2 भी अगर सही से कैलकुलेट करना है तो ऐसा कुछ रेस वेस कर लो, रन फॉर लाइक 400 मीटर, स्प्रिंट मारो 400 मीटर का, 1000 मीटर का, व्हाटएवर, ठीक है। एंड देन यू कैन कैलकुलेट, एंड देन SpO2 लेवल थोड़ा तुम्हारे बॉडी में गिरेगा, एंड देन यू कैन चेक कि एक्चुअली सेंसर्स वर्क करते हैं कि नहीं सही से। वगैरह के लिए बेंच और डंबल रखा था, और आप इसको देख के आपको क्या लगता है, जाले लगे हुए, मिट्टी लगी हुई है, तो मैं या मेरा टीम मेंबर कितना एक्सरसाइज करते होंगे इससे। नॉर्मल मेजर करते हैं हम लोग भाई, सबसे पहले बिना एक्सरसाइज किए देखते हैं क्या आता है दोनों में। सैमसंग वाले ने जल्दी मेजर कर लिया, एक्चुअली ये एनार्क वाले में ना टाइम लगता है, मतलब ब्रो कितना इरिटेटिंग है। लेकिन हाँ रीडिंग आ जाती है। म्यूजिक के 105 ये साथ। दिखा रहा है, एक्यूरेट है काफी। वैसे तो 80 के आसपास होता है, लेकिन वो अभी बेंच वगैरह उठा के रखा, डंबल दिखा रहा था आपको ना, थोड़ा बूस्ट हुआ है। नो जजमेंट प्लीज। क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, अलग अलग एंगल ले लो भाई, थोड़ा सिनेमैटिक बनाओ यार। हू नोस कल को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। 25 कर लिए भाई, अब थक चुका हूँ मैं, भूल गया हूँ थोड़ा, मैं पहले बहुत करता था। अभी मेरी हार्ट बीट ज्यादा है, 147। आप देखते हैं एनार्क में कितना आता है, 57। वॉच लोग एप्पल के आसपास जा रहे हैं। अरे मतलब ये तो मतलब तरीका है वो करने का, पब्लिसिटी करने का, बस और कुछ नहीं। द थिंग इज कि दिस थिंग्स कैन वर्क फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल तक, 2 साल तक तुम लोगों को चूतिया बना के बिचवा सकते हो, अपने नाम पे बिचवा सकते हो, मार्केटिंग करके बिचवा सकते हो, रील बना के बिचवा सकते हो, लोगों से रिव्यू करवा के बिचवा सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन इट कांट। आई डोंट थिंक इट विल सर्वाइव। दिस इज लाइक अ फकिंग बैड प्रोडक्ट। They should never get into such products. ऐसा क्यों हुआ? Get into something that is very easy. Get into something that is easy to get into. अब ये बहनचोद अब क्या कार रिव्यू करता है कोई, तो क्या कार का कंपनी खोल देगा क्या? नहीं, बी सेंसिबल यार कि क्या खोलना है। टेक रिव्यू करता है तो स्मार्ट वॉच बना देगा तुम, कुछ भी बहनचोद। हुआ था इसका चेक करते हैं। एक और बंदा 85 फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। देखो एकदम आसपास आ रहा है ना। अब इसको एक्सरसाइज कराएंगे और फिर से चेक करेंगे। 4 5 6 24 25। सही है सही है। एक काम करो, डंबल उठाओ तुरंत, बाउंस बैक। आई कैन, आई विल। करते रहो करते रहो, ये हुआ पसीना। अब आया ना मजा। चेक करते हैं 1 2 3। लास्ट टाइम 85 के आसपास आया था दोनों का। फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वैसे ये वाला तब तक तो आ ही जाएगा। 124। अरे इतना क्या, चलो कोई बात नहीं, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ओके 124 का गैप है। एक्सरसाइज और चाहिए अभी हमें। कौन अगर ये तकिया फटा फिर से कर देते हैं। आशीष चंचलानी बहन चो, उसका ब्रांड इज सच अ फकिंग बैड ब्रांड। कोई ब्रांडिंग नहीं है उसमें, अलग अलग ब्रांड के ब्रांडिंग कॉपी करके छाप दिया है बहन चो ने, ठीक है, और कुछ भी प्रोडक्ट बस बेच रहा है। भाई इतना तुम लोग फेमस आदमी लोग हैं, तुम लोग को इतना इज्जत है मार्केट में, ठीक है, थोड़ा तो सोचो यार कि क्या कर रहे हो तुम। भाई जस्ट फायर योर टीम। जो भी तुम्हारा टीम है ना, जो तुम मैनेज करता, फायर द फक आउट ऑफ देम। कसम बता रहा हूं, उससे अच्छा काम तो मैं कर लूं, और मेरे को ये सब करना आता भी नहीं है, ठीक है। They are so pathetic. 145
इसका 145 आ रहा है, इसका देखते कितना कोई तो आता है। ब्रांड आया था, 146 नाम भी अभी भूल यहाँ गया पे मैं। पास आया। 1 2 3 का वेरिएशन रहेगा नंबर का, बट हाँ यहाँ पे वो सेंसर Just a नहीं है जो cash बहुत grab ज्यादा है चीप यार, ब्रांड्स all देते हैं ना, of this cash 180 तक घूमते रहते हैं, 105 तक रैंडम कुछ भी दिखा देते हैं। तो अभी भाई मैं थोड़ा आउटडोर स्टेप बोल सी रहा है? तक घूमते रहते हैं नंबर का, बट हाँ यहाँ पे वो सेंसर नहीं है जो बहुत ज्यादा चीप ब्रांड्स देते हैं ना, 180 तक घूमते रहते हैं, 105 तक रैंडम कुछ भी दिखा देते हैं। तो अभी भाई मैं थोड़ा आउटडोर स्टेप काउंट करने आया था। मेरे पास 4 वॉचेस है, सबका एग्जैक्ट नेम और ऑलमोस्ट प्राइस आपके सामने मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे हमने 500 स्टेप काउंट किया। एक रीडिंग पहले आई थी जो वॉचेस के अंदर पहले से थी, एक रीडिंग जो फाइनल आई, जब उनमें से माइनस किया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। मैं 500 स्टेप चला था, तो किसी भी वॉच में ना एग्जैक्ट नंबर नहीं आता। तो देख सकते हो रियलमी वाला 8 स्टेप कम दिखा रहा है, सैमसंग वॉच अल्ट्रा 16 स्टेप ज्यादा दिखा रहा है, और एनार्क वॉच 27 स्टेप एक्स्ट्रा दिखा रही है, और सैमसंग जो फिट 3 है 37 स्टेप एक्स्ट्रा दिखा रही है। और एक और बात आपके मन में आएगा, क्या इसका सेंसर हाथ के अलावा बाकी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है? भाई हार्ट रेट मेजर करने लग जाता है? नॉर्मली नहीं करता, बहुत सारे प्रोडक्ट पे मना कर देता है। एक्चुअली ये एप्पल के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, तभी मेरे माइंड में एप्पल आया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं एप्पल अलग से एप्पल ढूंढ के लाया था। एप्पल पे किया, हो गया। ऐसी बगल में भाई दही पड़ी थी, खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। तो ये सारा कुछ था। कंक्लूजन क्या है इस वॉच का? सबसे पहली बात, आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इसको हम सैमसंग वॉच या फिर एप्पल वॉच से किसी भी चीज में कंपेयर करें। कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महंगी वो चीज है भाई। इतने टाइम से अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स हैं। दूसरी बात, ये बंदा मेरे को पसंद है भाई, गाड़ी मार देता है एकदम प्यार से बोलते बोलते। ये एक्चुअल में कॉम्पिटिटर है, जैसे नॉइज या बोट, इस तरह के जो वो चीज आते हैं, उनसे क्या बेटर है क्या नहीं, आई थिंक उस पर बात होना चाहिए। तो आसान भाषा में ये समझ लीजिए, जैसे आपके मिड रेंज में बजट में स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच बोला जा रहा है, वैसा ही कुछ ये है। ये भी एक फिटनेस बैंड ही है, स्मार्ट बैंड ही है। आगे ये देख के अच्छा लगा कि कुछ लोग जो फेक सेंसर यूज करते हैं, जैसे फायरवॉल की कुछ वॉचेस मैंने चेक किए हैं, और भी ब्रांड है, हार्ट रेट वगैरह कुछ भी चल रहा है, मर्जी है उनकी, उनका अपना पर्सनल है, जो मन करेगा बताएंगे। ये वैसा नहीं है, सेंसर वगैरह तो काम कर रहा था, हार्ट रेट वगैरह। बाकी अभी बहुत कुछ ऐड करने की जरूरत है इस वॉच में। मुश्किल होता है किसी ब्रांड के लिए आना, फिर प्राइस मैनेज करना, सॉफ्टवेयर मैनेज करना, हार्डवेयर मैनेज करना। बट एज अ कंज्यूमर तो आप थोड़ा और टाइम दीजिए, वेट करिए क्या और फीचर्स ऐड किए जाते हैं। शायद इस वीडियो के बाद भी कुछ चीजें हेल्प करे ब्रांड को, या फिर फ्यूचर में अगला प्रोडक्ट आए तो और बेटर हो। बाकी आप बताओ कैसा लगा आपको, क्या कहना है आपको वीडियो के बारे में या वॉच के बारे में, या क्या फीडबैक है आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं। नहीं पा रही मुझे, हर रात उसका मैसेज। सॉरी, एक मैसेज आ गया था, वही रिप्लाई कर रहा था। लगा है, क्योंकि सारी अच्छी बुरी चीजें बताई, दोनों साइड्स बताने की कोशिश करी। एंड भाई एक रिव्यूअर का काम होता है, एंड हम भी जब रिव्यू करते हैं हम सेम ही चीज मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं। एंड भाई थोड़ा सा इमोशनल था जब रिव्यू भी कर रहा था, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम आपस में भी एक बॉन्ड है, क्योंकि आपस में सब क्रिएटर्स हैं। बट भाई थैंक यू सो मच भाई रिव्यू करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रोहन करियप्पा के बारे में। तो रोहन करियप्पा ने एमटीवी हसल को सॉरी क्यों बोला, इस चीज के बारे में वो बात की है। यस गाइस, फाइनली रोहन करियप्पा का चैनल इज सेफ। एमटीवी हसल ने उनके
उनके चैनल से स्ट्राइक्स हटा दिए हैं। एंड अ कपल ऑफ डेज अगो रोहन करियप्पा एमटीवी हसल के लिए एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी रिलीज किए थे। तो फाइनली इस पूरे सिचुएशन के बारे में बात करते हुए रोहन करियप्पा अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो ऑफ कोर्स सभी लोगों को थैंक यू बोले फ्रॉम द हिप हॉप कम्युनिटी, यूट्यूबर्स, मीम पेजेस, जो भी उनका हेल्प किए। बट वो एमटीवी हसल को सॉरी क्यों बोले जब इतने सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे? इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, अगर आपको लग रहा है कि वो अपॉलॉजी मैंने अपने चैनल को बचाने के लिए इशू करी है तो दैट इज रॉन्ग। मतलब 4th तक आई वॉज सर्टन कि भाई कफन बांध लिया है, चैनल जाए, लेकिन भाई जो ऑडियंस ने सपोर्ट दिखाया आई कैन नॉट लेट देम डाउन। मैं वापस चैनल बना लूंगा, उसमें मेरे कोई पैसे तो लग नहीं रहे। अच्छा ठीक है भाई, रेवेन्यू कम हो जाएगी, बट दैट इज द डैमेज दैट आई एम विलिंग टू टेक फॉर द फाइट दैट ऑडियंस हैज पुट अप। बट ऑन द 5th आई गेट द न्यूज़ कि भाई अब चैनल सिर्फ दाव पे नहीं है, अगर सॉरी नहीं बोला तो मेरे पे डेफेमेशन केस डालेंगे। एंड लीगल बैटल इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैड टू बैक आउट फ्रॉम दिस फाइट। नाउ इंडियन लीगल सिस्टम में देर है पर अंधेर नहीं, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो जो देर है ना, उस देर में ही काफी अंधेर देखने को आपको मिल जाता है। एंड यस एवरीवन इज हैप्पी, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। समय रैना कमेंट किए हैं, रफ्तार भी कमेंट किए हैं, एंड अर्पित बाला लिखे हिप हॉप डोंट स्टॉप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। तो क्या खान सर को डिटेन किया गया था? वेल, पुलिस इस पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ खान सर भी ज्वाइन किए थे प्रोटेस्ट में, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था फॉर अ व्हाइल। इनफैक्ट रिपोर्टेडली खान सर से एक एफिलिएटेड ट्विटर अकाउंट भी पोस्ट किए थे कि पुलिस को उन्हें जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए, ही हैज बीन डिटेन्ड। बट पुलिस अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन दिए कि खान सर को डिटेन या फिर अरेस्ट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि खान सर खुद पुलिस स्टेशन आए थे हम लोग के पास, एंड बाद में वो रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे को ड्रॉप कर दो, तो पुलिस वाले उनको ड्रॉप कर दिए थे बाहर। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट ये टीचर लोग ना एकदम इरिटेट करते हैं, मैं बता ही चुका हूं मैं तुमको। खान सर इज माय फेवरेट खान। यस गाइस, आज उनका बर्थडे है एंड वो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज ड्रॉप कर दिया अपने फैंस के लिए, जहां पे वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का एक पोस्टर ड्रॉप कर दिए एंड इसके नीचे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग 2025 ओनली ऑन यूट्यूब। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कॉमेडी ऑफ एरर्स और कॉमेडी ऑफ हॉरर्स, यू डिसाइड #ACV159। कोइंसिडेंटली आज ही मेरा बर्थडे है एंड आई कंप्लीटेड 10 years इन द यूट्यूब इंडस्ट्री एंड एज अ क्रिएटर मेरा एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम प्राउड टू टेल यू कि हम लोग अपना एक प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च कर रहे हैं @ACV Studios। तो ऑफ कोर्स इस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, फैंस भी बहुत एक्साइटेड है। पोस्टर आपको कैसा लगा मेरे को बताना, एंड क्या आप स्टार कास्ट को गेस कर सकते हो कि इसमें कौन कौन है? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग भाई ये लोग सारे यूट्यूबर इतना रिस्की चीजें क्यों करते हैं? मेरे को कभी मेरे को समझ नहीं आएगा भाई। व्हाई डू दे मेक सो मच मनी एंड देन दे डू द मोस्ट रिस्कीएस्ट फकिंग थिंग? ठीक है, वो बहन का लोड़ा वॉच बना रहा है, ये लोड़ू प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है। भाई चल क्या रहा है भाई? ये मतलब तुम इतने चूतिए हो क्या? Sorry to say this, but this is just so dumb fuck. Guys, मतलब तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मेरे चैट में, चाहे कितने लोग हैं अभी, 50-100 लोग हैं, 126 लोग, तुम लोग चैट अगर कभी पैसा कमा लो, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, द रियल मनी इज मेड इन फकिंग बोरिंग बिजनेस। ठीक है, डू द मोस्ट बोरिंग बिजनेस। मैं टमाटर उगा के टमाटर बेचूंगा, इस तरह का बिजनेस। ठीक है, नो आई एम टेलिंग यू सीरियसली, मैं बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, डोंट कि एक तो तुम क्रिएटिवली पैसे कमा ही रहे हो, मैं उसमें दूसरा ऐसा इंसान बन गया हूं ना, पैसे छापने की मशीन। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, आप मेरे को जन्नम में छोड़ के आओ, मैं वहाँ पे भी कमा के आऊंगा। मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया है, ऐसा हथियार बनाया है कि मैं कहीं भी जाऊं ना तो his father doesn't matter भाई, his father is there or not there। ठीक है, तुम ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड से ही पैसा कमा रहा। ठीक है, अब तुमको एक और क्रिएटिव फील्ड में ही घुसना है, क्यों भाई? डू जैसे एक्टर जो है पैसा कमाता है, ठीक है, कि ये सुनील शेट्टी पैसा कमाता है एक्टिंग से और ये सब से, तो क्या उसने क्या फिर प्रोडक्शन हाउस खोल दिया? नहीं, he went for what? रेस्टोरेंट खोला उसने।
रेस्टोरेंट बना लो, होटल बना लो, ठीक है, डू समथिंग बोरिंग, कुछ एकदम ही वाहियात काम, ठीक है। चला गया इतना, बस ये करते हो तुम। ओ भाई क्यों? Isn't it like keeping all your eggs in the same basket for no reason at all? आप बोल रहे थे मैक्स टू मैक्स 10 years में कुछ और भी करना चाहिए, और आप बोल रहे हो यूट्यूबर को इसलिए लेते, यूट्यूबर इतना रिस्क क्यों लेते हैं? अबे यस, ये देखो ना, एक और आ गया चूतिया। देखा ना, मैं बोला ना ये लोग गांजा फूक के आते हैं मादरचोद, ठीक है, बोला था मैं चैट, ये लोग गांजा फूक के आते हैं। ये लोग कुछ पूरा बात नहीं सुनते, कुछ भी बस एक वर्ड सुन के ना बस टाइपिंग लेते हैं। कुछ सारा जो बोलता हूँ ना दिमाग में प्रोसेस करना उड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, खाली बक 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 बक। मैं बोलता हूँ तुमको नहीं लगता ऐसा, ये नशा वशा करके आते हैं? सच बताओ तुम लोग, तुमको नहीं लगता है? सारे के सारे नशेड़ी साले, गंजेड़ी भंगेड़ी कोकेन मार के पहुंच जाते हैं मेरा स्ट्रीम देखने। कुछ साल बोलो तो प्रोसेस ही नहीं करते, बिना प्रोसेस ये बक 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 उल्टी करना शुरू कर देते चैट में। बात करने वाले हैं पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा के एक लुक अलाइक का अनएक्सपेक्टेड रील वायरल जा रहा है। यस गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो में, पर सीरियसली भाई, मतलब तुम लोग के पास जो पैसा कमाओ ना चैट, तो कुछ ऐसा ही करना, ठीक है, एकदम नॉर्मल बिजनेस। जब बहुत पैसा कमा लो कुछ क्रिएटिव फील्ड से, जब तुम अगर नॉर्मल बिजनेस से पैसा कमा लो तब तुम कुछ क्रिएटिव में करना। मेक श्योर कि एकदम ही सेपरेट एंटिटी हो, जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, जो सोर्स ऑफ इनकम है, it's a very different entity altogether. में देख सकते हो कि ये पर्सन थोड़ा सा साइड एंगल से पूरव झा टाइप दिख रहे हैं। तो इसी को रिपोस्ट करते हुए पूरव झा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे, मैं नहीं हूं ये। बट एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट कैरी मिनाटी के न्यू पोस्ट पर एक कमेंट किए। वेल बेसिकली कैरी अपने इंस्टाग्राम में फोटो शेयर किए थे एंड कैप्शन में वो लिखे थे कुकिंग। तो शायद से वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं, काम स्टार्ट हो गया मे बी। तो इसी पर मिस्टर बीस्ट भी एक कमेंट डाल दिए, आई डोंट सी अ किचन, तो कुकिंग कहां चल रहा है? जिस पर कैरी रिप्लाई दिए, यू नीड टू बाय मी वन। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो पुष्पा 2 अपने पार्ट 1 के कलेक्शंस को लिटरली 2 दिन में ही क्रॉस कर लिए। यस गाइस, 2 डेज के अंदर इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ का रहा, जिसके वजह से भाई वो 2 दिन में ही अपने पार्ट 1 के कलेक्शंस को क्रॉस कर लिए। इफ यू डोंट नो, तो पार्ट 1 का वर्ल्ड वाइड एकदम लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शंस था अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़ का। एंड एज आई सेड, ये लोग तो 2 दिन में ही 500 करोड़ कर लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करते। बिजनेस कैसा रहेगा? टर्फ बिजनेस क्या होता है मेरे को पता नहीं भाई, सॉरी। क्या है टर्फ बिजनेस? वो क्रिकेट वाला टर्फ, वो बॉक्स क्रिकेट खेलने वाला, क्या क्या टर्फ? आई हैव नो आइडिया भाई। भाई ये क्या? आई हैव नो क्लू भाई, मैंने इतना खेला भी नहीं है ना ऐसे बॉक्स क्रिकेट में। मैंने दोस्तों से सुना है कि अच्छा बिजनेस हो सकता है, वो लोग 1-2 बार बात किए, पर आई हैव नो क्लू। मैं कभी खुद पर्सनली खेला भी नहीं हूँ, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं उस पर। वाले आमिर खान, सलमान खान एंड शाहरुख खान के बारे में। तो आमिर खान IGL बात की है कि कल उनका सलमान खान एंड शाहरुख खान का एक मूवी आ सकता है। यस गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड उन्होंने कहा कि अबाउट 6 months बैक मैं, शाहरुख, सलमान एक साथ थे एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात किए थे। मैंने इस बात को उठाया था दैट इट वुड बी रियली सैड कि अगर हम तीनों एक प्रोजेक्ट पर काम कभी नहीं करे तो। और दोनों ही सलमान एंड शाहरुख इक्वली अग्री किए कि हाँ, हम लोग को एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। तो होपफुली इट विल हैपन सून, वी नीड द राइट काइंड ऑफ स्टोरी। तो हम लोग बस राइट स्क्रिप्ट का वेट कर रहे हैं एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट यार, टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, तो क्या वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक मूवी को रिजेक्ट कर दिए? यस गाइस, बहुत टाइम पहले एक रिपोर्ट आया था कि शाहरुख खान एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो एक मूवी पर एक साथ काम करने वाले हैं। रिसेंटली पॉपुलर हॉलीवुड डायरेक्टर पॉल श्रेडर रिवील करके बताया कि शाहरुख खान ने ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया एंड इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि शाहरुख खान सेकंड हीरो रोल प्ले नहीं करना चाहते थे लियोनार्डो के साथ। वो बोले कि शाहरुख इज
इज द बॉस। वो मल्टीपल डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, स्टंटमैन ये सबको हायर करते हैं एंड वो किसी के अंडर वैसा काम नहीं किया एंड शायद से यही चीज उनको पसंद नहीं आया होगा तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट को डिक्लाइन कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले GTA इन रियल लाइफ के बारे में। तो गाइस एक चोर एम्बुलेंस को चोरी करके पुलिस से भाग रहे थे एंड लिटरली 100 किलोमीटर बाद वो पकड़ा है। जहां गाइस तेलंगाना से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक चोर एम्बुलेंस को हाईजैक करके पुलिस से भाग रहा था और भाई लिटरली पुलिस उनका काफी टाइम तक चेज किए 100 किलोमीटर प्लस, एकदम फिल्मी स्टाइल में पूरा चेज चल रहा था बट फाइनली ही वाज कॉट एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक आदमी अपने गर्लफ्रेंड से 2.5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किया। लिटरली गाइस बैंगलोर से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पर्सन एलिजिडली अपने गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा एंड जब वो लोग ट्रिप्स वगैरह में गए थे तो इंटीमेट वीडियो शूट करके वो अपने गर्लफ्रेंड को थ्रेटन करने लगा कि अगर तुम मुझे इतने करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं ये वीडियोस को लीक कर दूंगा। तो वो लड़की डर डर के अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ का सामान उनको दी इंक्लूडिंग कैश, ज्वेलरी एंड मेनी अदर थिंग्स। इवेंचुअली लड़की ने करेज रखा एंड वो पुलिस को जाकर ये सब कुछ बताई एंड नाउ दैट मैन हैज बीन अरेस्टेड एंड अप्रोक्सीमेटली 80 लाख उनसे सीज कर लिया गया है। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड जीत लिए द स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड। मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता भाई, मेरे से लड़कियां बहुत प्यार करती हैं भाई। मेरे को लड़कियां ऐसे ही मेरे पे पैसे छिड़क देती हैं। देखो ना चैट में एक है डंकू लड़कियां छोड़ो लड़के भी कर देते हैं। देखो ना एक लोलवाज भी है ठीक है? तो ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को मेरे पैसे ही लड़कियां छिड़क देती हैं पैसे। Yes guys, he was probably the most deserving of this award. Finally वो ये अवार्ड को जीत लिए एंड वो अपना एकदम क्लासिक स्पीड स्टाइल में इसको सेलिब्रेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आकर ऑफ कोर्स वो थैंक यू बोले बट जाते जाते वो स्टेज में एक बैक फ्लिप करके गए। बट यार चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिथ के बारे में। तो पॉपुलर स्ट्रीमर मिथ अपना यूट्यूब इनकम को रिवील किए। यस गाइस, इफ यू डोंट नो हिम तो ही हैज ओवर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वो यूट्यूब के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। वेल वो रिवील करके बताया कि बस यहाँ पर स्ट्रीम करने का उनको $4 मिलियन मिला 2 साल में। बाकी एड रेवेन्यू, डोनेशन, स्पॉन्सरशिप्स ये सब का अलग इनकम है। सो यहाँ तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको इंडियन यूट्यूबर्स को साला डील नहीं मिल रहे हैं यार। मेरे को इतना ज्यादा डील्स दिखते नहीं है इंडियन यूट्यूबर्स को मिलते हुए। कुछ ही यूट्यूबर्स को रेयरली डील ऐसे कुछ मिला है। A few I know जिनको एक आध को ऐसे 100 घंटे स्ट्रीम करने के पैसे मिले थे एंड ऑल यूट्यूब से मतलब डायरेक्ट। बट एक्चुअली मोस्टली फॉरेनर्स को ही मिलता है कि वो लोग ऐसा कहते हैं ट्विच वालों को उठाते हैं इधर आने के लिए। लड़वी को वापस ट्विच पे जाएगा, जाना ही चाहिए। आई थिंक लड़वी की तो वॉचिंग इतनी ज्यादा गिर गई है ना ब्रो। मतलब इट्स इनसेन to watch the downfall of Ludwig भाई। it's kind of a downfall only भाई। एक टाइम पे उसको क्या क्रेजी वॉचिंग आती थी भाई। आजकल 7,000, 6,000, 8,000, 10,000 मैक्सिमम वॉचिंग आ रही लड़विक को। सीरियसली सीरियसली वो उसका पूरा चुर गया है भाई लेवल ऑफ व्यूअरशिप। और होता क्या है ना कि 4-5 लाख लोग देख लेते हैं लाइव स्ट्रीम, तो हाईलाइट तो कोई देखता नहीं है। तो हाईलाइट पे भी कम व्यूज, तो वो भी नहीं प्रमोट करता है यूट्यूब ठीक है, क्योंकि कम व्यूज आते। जो ऑलरेडी देख चुका फिर से क्यों देखेगा। और ये लोग कुछ ज्यादा ऐसे एडिट वेडिट करके तो डालते नहीं, नॉर्मली डाल देते हैं जंप डाल के। तो इनका हाईलाइट भी कोई नहीं देखता क्योंकि ऑलरेडी देख चुका है। तो एकदम ही मार चोद दी भाई। तो आई थिंक ही शुड गो बैक टू ट्विच, क्योंकि तब अच्छा था। क्योंकि ट्विच जिसको लाइव स्ट्रीम देखना था वो ट्विच वाले आते थे, ठीक है, और ट्विच उसको टॉप पे प्रमोट करता था, ठीक है, टॉप ऑफ द टॉप। और ट्विच और यूट्यूब भाई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नहीं बना, ठीक है। जस्ट एंड इट है भाई, एंड इट कम ऑन यार। दे डोंट गिव अ फक, यूट्यूब डोंट गिव अ फक अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग एनीमोर एट ऑल। लॉकडाउन के टाइम पे 2-3 साल दे केयर्ड अ लिटिल बिट, now they don't give a fuck about live streaming. All they care about is shorts करने हैं उनको बस यूट्यूब को, और कुछ नहीं करना है यूट्यूब को।
डोंट केयर एट ऑल। तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने का यूट्यूब पे। हम बना 15 मिनट का है आईजीएल कल के लिए। हाँ कल आईजीएल देख रहे हैं हम लोग, डोंट वरी। कल आईजीएल पक्का देख रहे हैं। जिसने देखना है वो देख सकता है, ऑफ कोर्स। अभी जिसको मेरे साथ देखना है वो कल का वेट कर लो, सिंपल दैट। समय की वजह, समय का तो वीडियो है ना यार, एंड दिस वीडियो हैज प्रूवन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट इट इज अ ग्रेट वीडियो। ठीक है, तो इट्स लाइक कि पुष्पा तो नया कॉन्सेप्ट था ना, तो कम लोग गए। ठीक है, इवन दो इट वाज ब्लॉकबस्टर, बट जब वो ब्लॉकबस्टर बन गई तो जब पुष्पा 2 आएगी, पर जितना लोगों ने पुष्पा 1 देखी वो सब तो पुष्पा 2 देखने जाएंगे ही ना भाई। तो उसकी वैसे समय का ऐसा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऐसा हर एपिसोड वो क्रेजी 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 डाले जा रहा है, तो इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। समय जस्ट क्रिएटेड अ सम, क्या कहूँ मैं, मतलब क्रेजी लेवल ऑफ फेम। सीधे मत मधुर वाला एपिसोड नहीं देखेंगे, क्योंकि मेंबर्स ओनली है। जिसको भी देखना है मेंबर्स ओनली ले लो, 59 रुपीज का है समय का, एंड यू कैन वॉच इट योर सेल्फ। आई कांट वॉच इट ऑन स्ट्रीम। और कुछ बचा? आधा घंटा बस बचा है हमारे पास। क्या करना है, क्योंकि उस सेकंड चैनल पे भी जाना है। अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया, आधा घंटा ही बचा है। लास्ट वाला लेटेंट बोलूंगा ड्यूटी रखो भाई। लास्ट वाला लेटेंट का तुम लोग डिलीटेड सीन्स देखो भाई जाके। तुम्हारे पास लगता है मेंबरशिप नहीं है भाई, जा मेंबरशिप लो उसका 60 रुपए का समय का, और जाके उसका डिलीटेड सीन्स देखो, इतना फनी है भाई कसम से। मैं भी आई वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सॉ द एपिसोड। मेरे को इतना मजा नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फोर्स्ड फोर्स्ड सा फील आ रहा था। डिलेटेड सीन देखा हूँ, आधा घंटे का है कुछ, तो ऐसा कुछ आधा घंटे ही के आसपास है। इतना हंसा हूं मैं, इतना हंसा हूं, कोई लिमिट ही नहीं भाई। मैं पूरा 30 मिनट हंसा हूं उसमें। Just, and I was like, what the fuck is going on? ये members only content so much better than the episode, original episode. हाँ रघु तन्मय वाला भाई, इट्स हिलेरियस। रिलेटेड सीन्स कहाँ आया तो उसका मेंबर्स ओनली पे। मेंबर्स ओनली चेक करो भाई, चेक आउट। रघु और तन्मय का रिलेटेड सीन है। तो वो टाइप क्यों नहीं हो रहा कुछ? अभी एक लेटेस्ट भी तो आया है, रोडीज फर्स्ट फोटो सेशन ऑल। कुछ तो लेटेस्ट आया था यार, टीजर सुना मैंने, आया है कुछ तो। एलविस का पॉडकास्ट देखो। नहीं रूडीज कब आ रहा है? रूडीज मोस्टली कब आता है? आई थिंक दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट के आसपास आता है। ये पता है नहीं यार, इस लोड़े का शक्ल ही नहीं पसंद है मेरे को, चूतिएगा। एलविश का नहीं, उसके साथ जो साथी है उसका, मेरे को नहीं लगता देख पाऊंगा मैं। देख क्या है, थोड़ा सा देखते हैं।
लद्दाख में और तुम्हारे व्लॉग्स में क्या कॉमन है? दोनों के आगे लह लगता है, लह लद्दाख और लह इसका वीडियो आ गया। इंस्टाग्राम पे आपके 7.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो कौन से फेक हैं? पॉइंट के इधर वाले या पॉइंट के उधर वाले? तुम जैसे लड़के जो होते हैं वो चाचा के ऑपरेशन से बाइक खरीद लेते हैं, तो कोई गिल्ट नहीं रहता। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू एल्विश का पॉडकास्ट। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एल्विश का शो। ऐसी गुस्सा दिलाऊंगा, इसको चड्डी पहनने की क्या जरूरत है, दाढ़ी से ही समा। चेस वॉल मैं चेस से दूर हो चुका हूँ। आई वॉच इट बट आई एम नॉट अ चेस क्रिएटर एनीमोर। छुपा लेता हूँ। कौन सा घटिया बंदा है जिसने आरोप लगाया? आप ऑन कैमरा सुंदर होता है, खूबसूरत। हमें शो नहीं करना चाहिए, आई वोंट डू इट, नहीं करना भाई। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक यूट्यूबर है, और जो ये वाला यूट्यूबर है ना भाई, वो लाइक्स का इतना ज्यादा भूखा है कि जब एकलव्य का अंगूठा कटा था तो सबसे ज्यादा दुख इस भाई को हुआ कि भाई एक लाइक मिलते मिलते रह गया। जब भाई की ब्रो सेना और एल्विश आर्मी इकट्ठी होती है तो ये समझ लो युगांडा से ज्यादा पॉपुलेशन गैदर हो जाती है। ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो इनकी पीठ पीछे मैंने तारीफ तो कर दी, बट अगर सामने से इनकी बैंड ना बजाई तो फिर मेरी किस बात की दोस्ती। गाइस प्लीज वेलकम माय ब्रदर UK07 राइडर। कैसे हो भाई? क्या एल्विश भाई, कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम। अनुराग भाई ये बताओ, लास्ट ट्रिप तुमने कहाँ की मारी? अब तुम शिरडी भी बताओगे, पर बाल और दाढ़ी देख के लग रहा है कि कसौल से ही आ रहे हो। तो आपकी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है कि मैं कसौल से आ रहा हूँ। मुझे पता था मैं आपके शो पर जा रहा हूँ, तो बसड़ होना जायज था, इसीलिए मैं कसौल में मेडिटेट कर रहा था ताकि मैं यहाँ अपना पारा न खो पाऊँ आज। भाई आगे की बात हम करेंगे अपनी एक्टिविटी में, जो की है एल्विश की अदालत। सो लेट्स गो। तो भाई ये है एल्विश की अदालत। इसके एल्विश की अदालत माँ की चूत इसकी भाई। मतलब मैंने आपका क्या वो सिस्टम कॉपी किया, तो आप मेरा वो कॉपी कर दोगे? कॉन्सेप्ट ही पूरा बाबू की अदालत। मदरचोद। ये क्या बकरचोदी है भाई? अंदर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं कुछ आरोप बताऊंगा जो आपके ऊपर लगे हैं, अगर वो आरोप सही निकले तो फिर पॉडकास्ट बोल करके क्या करवा रहे हो आप इस शो में? 2 कौड़ी के जवाब पे 2 कौड़े। तो रेडी मिस्टर अनुराग? लेट्स गो एल्विश भाई। तो पहला आरोप आपके ऊपर ये है कि इंस्टाग्राम पे आपके 7.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो कौन से फेक हैं? पॉइंट के इधर वाले या पॉइंट के उधर वाले? देखो, मेरी शुरुआत लोगों के सामने शुरू से रही है, एंड दे हैव सीन मी फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पर मैंने बहुत बेसिक से शुरू करा था, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं हुआ कि 7.9 मिलियन टू बी वेरी प्रिसाइज एक रात में हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सालों की मेहनत है, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं एल्विश भाई, एंड उन 4 सालों में ये ऑडियंस बनाई है। और मैं ऑनलाइन नंबर गेम से हट करके ऑफलाइन नंबर गेम की बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं और पहचानते हैं। वाह यार वाह, माननी पड़ेगी, बट ये क्या पता माना या नहीं माना। आप मानो ना मानो ये बताओ भाई। आपका मन मर्जी है तो मारोगे, नहीं होगी तो? ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी गट फीलिंग की सुनता है। पर मुझे लगता है ये वाली बात तुम्हारी सही है यार, मतलब मैंने तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है, सारी चीज तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर तुम्हारी दाढ़ी की ग्रोथ तुम्हारी करियर से ज्यादा है। कोई बात नहीं। दूसरा इल्जाम आप पे लगा है कि क्या आपने जो बाल हैं आपके सुनहरे, ये लंबे इसलिए करें कि जब भी आप बैंकॉक जाओ तो सुबह तो आप खर्चा कर पाओ और रात को कमा पाओ। मैं थाईलैंड अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही गया था, और उसमें भी मेरे साथ जो एक हादसा हुआ था, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ पूरे ग्रुप के साथ हुआ था, वो बताऊंगा मैं भी आगे पॉडकास्ट में। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं थाईलैंड केवल एक ही बार ही गया जिंदगी में। उसके बाद तो भाई का जो पूरा ग्रुप है उन सबके बाल लंबे हैं, रात को कमाई का साधन चलता है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि किसी के घर में तो रोटी आ रही है, तो इसमें तो नहीं मारूंगा, सही आरोप है भाई ये। अगला आरोप कि सारी गाड़ियां आपकी रेंट पे है ताकि आप शो ऑफ कर पाओ। रेंट पे गाड़ियां घुमाते हो आप, 6-6 महीने वाले आरोप लगे हैं अनुराग भाई। ये देखो हंटर भी घूम रहा है। ये आरोप बेसिकली हम मेरे पे नहीं, पूरी कैटेगरी जो हमारी व्लॉगिंग की एक फील्ड है उन सब पे लगा है कि भाई हम लोग रेंट पर 6 महीने में गाड़ी लेकर के आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे कलेक्शन में जो गाड़ियां मैंने खरीदी थी बैक फ्रॉम 2017
और आज आप बात कर लो, इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2024, वो गाड़ियां उस दिन से और आज तक खड़ी हैं। एंड जो गाड़ियां मेरे गैराज में खड़ी हैं, लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, उनका एक एक दिन का रेंट 1 लाख रुपए। तो इतने बेवकूफ तो कोई है नहीं कि इतनी महंगी गाड़ियां रेंट पर लेकर के आएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है यार। ये मैं ना भाई ने इमोशनल कर दिया, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं कि भाई गाड़ियां यूट्यूबर्स रेंट पे लाते हैं। कोई रेंट पे नहीं आती भाई गाड़ियां। कूल। अगला आरोप, आपको गाड़ियों का इतना शौक है कि आपने जानबूझ के अपनी दादी को धक्का दिया ताकि घर में व्हीलचेयर आ सके, क्योंकि उसमें 4 पहिए होते हैं। ये आरोप कि कौन सा घटिया बंदा है जिसने आरोप लगाया? भाई पता नहीं यार, वो जो इंस्टाग्राम पे इतने आपके फैंस हैं वो आरोप लगाते रहते हैं, मैं क्या बताऊं भाई। मेरी दादी व्लॉग्स में नहीं आया आज तक ना, मैंने मतलब बहुत कम दिखाया, बट मैंने कोई धक्का दुक्का नहीं दिया। एक गलत इन्फॉर्मेशन 2 कोड़े मैं मारूंगा अब आपके शो के बाद। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है एल्विश भाई, मेरी गट फीलिंग। भाई मुझे लगता है तुम 4 व्हीलर के लिए कर सकते हो इसका। ये आरोप लगा कौन रहा है भाई? वो अपनी किसी और की दादी को धक्का दे दिया हुआ है यार। 4 व्हीलर का दादी को शौक है, 4 व्हीलर का। भाई लग रही है, माँ की कसम लग रही है एल्विश भाई, सच में लग रही है भाई। आप पे अगला आरोप है कि आप ऑन कैमरा लोगों की पैसे दे के हेल्प करते हो, और जैसे कैमरा बंद हो जाता है तो चाटा मार के पैसा दे ये कर। ये बात तो सबसे बेस्ट थी, जब मैं लोगों की हेल्प आउट कर रहा होता हूँ और उनको मार रहा होता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता रहता है कि मेरा कैमरा बंद है। जब एल्विश भाई लोगों को मार रहे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है और कहाँ बंद है कि, और पैसे भी बाद में देने पड़ते हैं। पैसे भी बाद में देने पड़ते हैं। यार जैसे अब तुमने मारने की बात शुरू कर ही दी है कि एल्विश भाई मार के पैसा देना लेना, तो अनुराग भाई के भाई साहब लग रही है एल्विश भाई, सच में लग रही है भाई, सच में लग रही है। आई एम सॉरी मैन, वेलकम टू फोर्डकास्ट। वेलकम टू फोर्डकास्ट। तो ये वाला तो भाई सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है, आगे चलें। जो कोड़े आपको लगे, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि भाई साहब आपका पिछवाड़ा इतना लाल होगा कि ट्रैफिक लाइट पे अगर आपने कच्चा उतार दिया तो गाड़ियां रुक जाएंगी सारी। कैसे लगे कोड़े? सच में पैंट बहुत पतली थी, बहुत तेज पड़े एल्विश भाई, और जिनमें सही भी था उनमें भी मारा आपने कोड़े। यार वो मेरी गट फीलिंग यार, तुम समझ नहीं रहे। गट फीलिंग गलत हो रखी है भाई आजकल बहुत सारी चीजों को लेकर के। भाई मेरा यूके भाई से प्यार इतना ज्यादा है दिखा मेरे को कि गट फीलिंग में हमेशा ये होता है कि और ज्यादा, चाहे प्यार हो, चाहे कोड़े हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है जी, तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप इतनी गाड़ियां रखते हो, इतनी कितनी बाइकें हैं आप पे, पहले तो ये बताओ भाई। मेरे पास 9 बाइकें हैं। मतलब जैसे जो अजय देवगन है वो 2 बाइकों पे ऐसे चौड़ी टांग करके चलता था, तो तुम 9 बाइकों पे चौड़ी टांग करके चलते हो? मैं स्टंट मैन नहीं हूं ना, मैं स्टंट्स नहीं करता भाई। मैं राइडर, तो मैं बाइक चलाता हूँ भाई, आई डोंट डू स्टंट्स। तो कब से आया है शौक भाई ये बाइकों पे चौड़ी करना टांगे? वो सॉरी, वो बाइकों पे नहीं है चौड़ी टांगे। हाँ भाई बनाओ भाई। भाई आई स्टार्टेड इन 2019 भाई। हर किसी लौंडे का सपना होता है, आई स्टार्टेड फ्रॉम KTM। सो हर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लौंडे का सपना होता है कि भाई उसको एक KTM बाइक लेनी है, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता था कि कॉलेज में भाई अगर आपके पास KTM बाइक है तो आपका रोला है, आपका सिस्टम है। मतलब KTM बाइक अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पे लड़कियां हाँ फिदा हो जाएंगे काइंड ऑफ। बट लड़कियों का इंटेंशन नहीं था, बट एक स्टेटस था ना बहुत। 2019-20 में कावासाकी बाकी सारी सुपर बाइक्स नहीं आई थी, सो KTM वाज द फर्स्ट बाइक व्हिच आई गॉट कि भाई ये मुझे इस सेगमेंट में घुस। यार मुझे ना बाइकों की ना इतनी नॉलेज नहीं है, तो पता है भाई तुमको। तो मुझे बताओ ये बाइक कितने की आती है? मतलब जो कावासाकी बोला, ये कितने की मोटरसाइकिल है भाई? मतलब मेरे पास सबसे महंगी बाइक अभी आई हैव Ducati Panigale V4S। That is Ducati क्या पहना मैंने ना? Ducati Panigale V4S। Ducati Panigale V4। हाँ आगे जो भी है यार, कितने की है मोटरसाइकिल? 45 लाख। 45 लाख। तुमने एक फॉर्च्यूनर जितने पैसों की एक मोटरसाइकिल ले ली, कमाल है यार। मुझे ऐसा लगता था कि यूके भाई में बहुत दिमाग है, और यूके भाई ने बालों के नीचे दिमाग छुपा रखा। 45 लाख की मोटरसाइकिल। मतलब मैंने ली है भाई, शौक है अपने, महंगे महंगे शौक होते हैं भाई। भाई भगवान ना करे कभी तुम इस बाइक से गिरो, पर तुम कभी गिरोगे ना तो लोग तुम्हें नहीं उठाएंगे, इस मोटरसाइकिल को उठाएंगे। 45 लाख की इसे उठाओ पहले। भाई मेरा 10 करोड़ का घर नहीं बन रहा ना, फिर मेरा घर 50 लाख रुपए का, मेरा 10 करोड़ का घर नहीं बन रहा भाई। मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं 10 करोड़ का घर किसका बन रहा है जो 10 बार-बार करोड़ भाई कह किसका रहा बन रहा है। है? बाकी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई आपका यार। ट्रिगर्ड और इसका फुकरा का, मतलब नो डाउट मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ। तो एक मैंने व्लॉग देखा आपका लद्दाख वाला, तो उसमें मैं जानना चाहता हूं कि आपका व्लॉग ज्यादा ठंडा था या लद्दाख का मौसम? दोनों ही ठंडे थे भाई। जब मौसम ठंडा हो तो व्लॉग भी ठंडा ही बनेगा भाई। जैसे मैं आपकी बाइक राइड देखता हूँ, 25 करोड़ का घर है भाई। यूट्यूबर ही सही पैसा कमा रहे हैं।
पूरा प्रॉपर आप जाते हो, आपकी जो बैक सीट होती है वो इतनी ऊंची होती है, तो ऐसे लगता है विक्रम बेताल की जोड़ी जा रही हो, मतलब कोई पीछे बैठता है। कभी कोई लड़की गिराई है बाइक से? नहीं भाई, अब एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत। अबे इस आदमी का तो मेरे को समझ में नहीं आता गाड़ी घोड़ा खरीदने का। ये वही काम ही करता है, मोटो व्लॉगिंग ही तो काम है ना इसका। मैं मोटरसाइकिल और कार्स का ही व्लॉगिंग करना है उसको, तो मंगाए खरीदे चाहे रेंट पे ले, जो भी करे वैंचो। बाकी सब भोसड़ी वाले क्यों खरीद रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे ही शौक है बस उनके, उनका अलग ही शौक है। खाली कैसे शौक गिरा है सकता है? खुद से तो गाड़ी कौन घोड़ा गिराएगा खरीदने यार, का। खुद कभी गिरी हो, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं, हुआ हो। मतलब मेरा आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ until इट वाज स्क्रिप्टेड। व्यूज के लिए करना पड़ता है कभी कभी, मतलब ऐसा है कि थोड़ा मोटा स्क्रैच आया तो आप उसे क्रैश दिखा सकते हो, बट नन अदर देन दैट कभी क्रैश नहीं हुआ या फिर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और कभी अपनी पसंदीदा औरत को तो आज तक नहीं गिराया भाई। अच्छा, मतलब क्रैश तो चलो क्या ही स्क्रिप्टेड होता होगा क्रैश में, बट क्रैश तो आज आपका पिछवाड़ा हुआ होगा कोड़े से, वो भी अनस्क्रिप्टेड। बाद में बात करेंगे इसकी। भाई ने मेरी फील्डिंग बैठा रखी है बाहर कि बाहर निकलते 4 बंदे चिपटेंगे मेरे। भाई कैमरे भी लगा रखे हैं। भाई आपको पता है जब लद्दाख में 16 दिन तक सोनम वांगचुक ने हड़ताल रखी थी, 17वें दिन क्यों खोली? क्योंकि एनर्जी चाहिए थी तुम्हें पीटने के लिए उधर। मुझे लगा था उस दिन आप बाहर आ गए थे इसलिए उसने अपनी फास्टिंग तोड़ी। कि खुश हो गया एलविश भाई बाहर आ गया। यार नहीं यार, मैंने उनसे पर्सनली फोन पे बात करी, वो कह रहे एलविश भाई मैं भूख हड़ताल खत्म करो। मैं क्या बात हो, कह रहा हूँ यू क्या रखा, वो पीटना है यार, वो बड़ा दिमाग खराब कर रखा उन्होंने यहाँ पे, कभी यहाँ कभी वहाँ घूं कर रखी है मोटरसाइकिल से। मैंने कहा हाँ खोल लो भाई, पीटो यार आराम से। बाद में पता लगा कि उनको ढिंडोरा पीटना था कि यूके भाई आए हैं लद्दाख में, आपको नहीं। तो फिर तो उन्हें भुवन को बुलाना चाहिए था। वैसे भाई तुम जैसे लड़के जो होते हैं वो चाचा के ऑपरेशन से बाइक खरीद लेते हैं, तो मतलब वो कोई गिल्ट नहीं रहता कि यार चाचा के ऑपरेशन से बाइक ले ली? भाई 200-300 चाचाओं के ऑपरेशन कराने पड़ेंगे तब बाइक आएगी भाई, और मेरे केवल एक ही चाचा है। भाई तुम्हारी जो टोटल बाइक का कलेक्शन है वो ऐसा कितने का है यार? मतलब एक 45 लाख की तो डुकाटी हो गई, और भाई पूरा बाइक का कलेक्शन है। मतलब नेटवर्थ क्या है मोटरसाइकिलों का? मतलब मेरा टोटल बाइक और कार का नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से अराउंड 8-9 CRs। और तुम मेरे घर को कह रहे हो कि 10 करोड़ का घर है, तुम्हारी सिर्फ मोटरसाइकिलें और ये कार 8-9 करोड़ की हैं। भाई अलग अलग जोन है ना। आप 10 करोड़, मेरा घर भाई बहुत सस्ता है, मेरा घर होगा 20-30 लाख रुपए का, क्योंकि घर वालों ने बना के दिया पर था। अगर जैसे मैं सीरियसली बात करना चाहूँ कि भाई 8-9-10 करोड़ मान लेते हैं आपका नेट कलेक्शन है, तो मतलब आप कब से स्टार्ट करा आपने मतलब बैंक लूटना? मुझे लगता है जो धूम बनी है वो आप ही की बायोपिक है। बट हाँ कह सकते हो भाई। यार हर बाइकर, मैं इतने व्लॉगर्स देखता हूँ जो बाइक पे जाते हैं, वो पहाड़ों पे क्या सीन है यार? हर बाइक वाला पहाड़ पे ले गए, पहाड़ क्या है ये भाई? मतलब और बाइकर्स के तो नहीं पता, बट आई बिलोंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, तो मैं पैदा पहाड़ों में हुआ हूँ। एक लाइन है कि पैदा पहाड़ों में हूँ बट नीचे क्या चल रहा है सब दिखता है। तो अब दिखता है भाई दिल्ली में क्या चल मतलब रहा है। इसलिए जाते हो ताकि टॉप पे रह सको। ओके भाई, तुम्हें पता है जैसे लद्दाख जो है उसमें और तुम्हारे व्लॉग्स में क्या कॉमन है बताओ? दोनों के आगे लह लगता है, लह लद्दाख और लह इसका वीडियो आ गया। सही है भाई। अब आपके इंस्टाग्राम के कुछ हम कमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मतलब आपके जो चाहने वाले हैं। अब देख लेना आपके चाहने वाले कैसे कमेंट करते हैं, ठीक है? तो एक एक करके मैं बताऊंगा, तो आप बताना कैसा लगा, ठीक है? ठीक है भाई। पहला कमेंट है आपका, इसको चड्डी पहनने की क्या जरूरत है, दाढ़ी से ही सामान छुपा लेता होगा। भाई ठीक है भाई, मतलब मैं आई मेक फैमिली कंटेंट। मैं कुछ मतलब मेरे मैम जब इस पॉडकास्ट में आया था ना, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा एलविश के साथ एक पॉडकास्ट देने जा रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं एक जेन्युइन सवाल है, सामान छाती भी हो सकती है, तुम्हारे बाल वहां तक जा रहे हैं? मुझे खुद सोचो तो भाई छाती तक भी कौन सी जा रही दाढ़ी? भाई दाढ़ी यहाँ तक, तुम्हारी सामान ही छुप तो रहा है, तुम्हारी गोट का गला। तो चड्डी में गले पे पहनता हूँ क्या भाई? चड्डी तो नीचे यार, वो तुम्हारे फैंस जाने यार। एंजल बॉबी कमेंट कर रहा है यार। अब भाई तीसरा कमेंट है, भाई पूरा व्लॉग बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत लोकेशन होती है, बस अपना मुंह भी हटा दो तो और सुंदर लगे। बॉडी शेमिंग। अरे ठीक है भाई, मेरी शक्ल को जिसने पसंद करना था वो मैंने पसंद कर लिया। आपको शादी का कार्ड दूंगा मैं। शादी हो रही है अभी? हमारे पॉडकास्ट पे रिवील हुआ है कि अनुराग भाई की शादी हो रही है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। लड़के की फोटो भी दिखा दो। नहीं, मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ सोशल मीडिया से भाई। ओके कूल, ये भी अच्छा है यार, अपने लड़कों को जितना बचा के रखो उतना बेहतर होता है। अपनी लड़कियों को भाई। हाँ मतलब वो अपने लड़कों को जितना बचा। कमेंट है भाई का अनुराग भाई के लिए, ये कमेंट सबसे बेस्ट। सो गया मेरा भाई, आई एम जस्ट सो डन विद दिस बकचोदी।
खान सर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। दोस्तों खबर सुनने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें अपने बेबी नहीं है, बेबी आई थिंक अभी और 20 मिनट गया। 20 मिनट क्या टाइम पास करूँ? कौन सी कलर की चड्डी पहनूं? ये देखो भाई चलो को फ्री फायर खेलो बड़े भैया। फ्री फायर पता है मैंने एक बार बहुत कम लोगों को पता होगा। आई हैव प्लेड फ्री फायर वंस इन माय लाइफ एंड आई हैव आल्सो स्ट्रीम्ड इट वन टाइम। आई हैव प्लेड एंड दैट ऑन यूट्यूब विद वन ऑफ योर एक्स भाभीज। बहुत कम लोगों ने देखा होगा वो। तभी नहीं पढ़ रहे सब। पता है उसी को। सही है भाई, मैंने देखा है सर्च करके जब लास्ट टाइम बताए थे। अरे अनलिस्ट कर दो, मेरे को पता नहीं। अब मैंने तो कितने टाइम से यूट्यूब खोला भी नहीं है। I literally have no idea. Anyways, मैच देख लेते हैं तो क्या मैच में क्या हुआ। Welcome back everyone. पता है crazy thing about this chess community is ना कि पता है everyone has figured out one thing कि highlight videos has to be posted as soon as the match. आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, देख तुरंत अब तो होड़ मची रहती है, कौन पहले डालेगा हैगैडमिटर, हिकारू या फिर अपना वो लेवी रोजमैन। तीनों एकदम वॉर चल रहा होता है कौन पहले हाईलाइट डालेगा। और इनफैक्ट अगर हिकारू और आई थिंक वो कौन है उसका थंबनेल आर्टिस्ट भी सेम ही आई थिंक। ठीक है, कौन है अपना लेवी रोजमैन का। Today's video, we are going to be taking a look at game number 11 of the 2024 FIDE World Chess Championship match between D. Gukesh from India and Ding Liren from China. Now, the match has been a big seesaw back and forth. Nonetheless, there have been... पता तुम लोग ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? ठीक है, because they have like ये मेरे को ही बताया गया था बहुत टाइम पहले। They are like कि it's not about who is making it, it's more about who is making it first। ठीक है, एंड क्योंकि एक बार तुमने देख लिया, एक बार रिव्यू सोचो तुमने एडमिटर का देख लिया, इसका देख लिया, उसका देख लिया, देन यू वोंट वॉच इट अगेन। ठीक है, अगर हिकारू को तुमने देखे तो तुम एडमिटर और रोजमैन का नहीं देखोगे, रोजमैन का देख लिया बाकी दोनों का नहीं देखोगे। So that's why they make sure to post it first, and this has been discussed on the back end as well a lot। मैं जो सब कुछ ही रिवील कर देता हूँ, मैं क्या आदमी हूँ, सारे इनसाइड इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। ये सारे ब्रांड्स ना मेरे को एक दिन मारेंगे जो कि मैं क्लाउड है, तुम हम कुछ बताते हैं तुम यहाँ जाके सब कुछ बक देते हो। 7 draws in a row, and the match is tied at 5-5 going into this game. Now, the players having 2 whites and 2 blacks, it is a critical moment. We felt that from the beginning,
Ding Liren is a big favorite if the match goes to tie breaks. So with that in mind, you get the feeling that Gukesh wants to go for broke and try really hard to win with the white pieces. So here we go, Gukesh with the white pieces, and the game starts out with the move knight to f3 being played. So after knight to f3, we get the move d5, and now Gukesh plays this move c4. Now, in previous game, Gukesh played the move g3, playing the ready. I felt that he got an advantage in that game. It was one of the games he should have won, but after already showing that opening, it is simply a lot to come up with a big surprise. So we get c4, and now Ding plays the move d4 here, and there's nothing wrong with this move d4, but it is a little bit surprising, as we'll see in the next couple of moves. Now, the reason that I say it's a little bit surprising is because when we look at this position here, if you want a nice calm game, you can play the move e6 here, and generally white has a few options. White can play g3 and bishop to g2, going into Magnus is a different species of chess players. ठीक है. He doesn't give a fuck about money. ठीक है. It's from streaming and from reviews or anything. ठीक है. उसको झांट कोई फर्क नहीं पड़ता. On the other hand, Hikaru, Roseman, इन लोगों को फर्क पड़ता है. ठीक है. Magnus को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई पैसा दे, पैसा ना दे, कोई दे के ना दे के, उसको जान नहीं, उस जो करता है. And still, even after not giving a fuck and not even making money from doing all of this bullshit, ठीक है, like streaming और reviews बनाने के, he is still the richest chess player in the history of chess, not only in current time, in the history of chess. He is the richest chess player. ठीक है, तो उसको झाटा फर्क नहीं पड़ता, like Hikaru or other people. Into the classic Catalan setup, white can also play d4 knight f6 and will transpose back into a queen's gambit decline, which we saw in game number 3 with takes, and this move. I believe it was the move queen c2. I could be wrong. I think it was queen c2, or maybe it was knight c3 first, but it would transpose back into game 3. However, here we get the move d4, which is a completely reasonable move. It is the most testing move, but when you play a move like d4 here, considering the match situation where Gukesh has to try really hard with the white piece to win the game, this is allowing the chaos to occur because Gukesh now plays move b4. Now, this is one of the favorites of the #1 Indian player in the world, Arjun Erigaisi. He has played this many times. तुम लोगों को दिखेगा ही नहीं यार, sorry. अच्छा याद दिलाया, यहाँ पे रखना पड़ेगा, तुम्हें मैच ही नहीं दिखेगा नहीं तो. Both from the white side and the black side, you play b4 to try and take some space, quickly develop your piece on the queen side, and pressure this pawn on d4. So we got the move c5. Gukesh plays the move e3, and now we get the move knight to f6. Now here already, it's a very important moment because after c5, you're probably thinking, why not take the pawn? Now, if you take the pawn, black goes knight c6, and after e3, e5, very quickly, black builds a big black center here, and white ends up in a lot of trouble. So we get e3, and now we have the move knight to f6 being played. At this point, black could trade the pawns on e3, take on b4, and after d4, knight f6, followed by g6, the show goes on. Now, I actually had this in a game that I played in the Pro Chess League all the way back in 2017 when I was on vacation in Japan. I believe the game went a3, takes, g6, knight c3, bishop g7, bishop d3, castles, knight c6, h3. And after b6, I was a little bit better in this game that I played against Sandro Mareco from Argentina, but I would make a blunder later on and lose in the game. Now, the reason I mention this is at this point, Ding plays move knight f6, but you'll notice from the timer here, Ding uses 40 minutes on this move. 40 minutes on his fourth move. This is simply unprecedented when you use so much time so early in the game. And I don't really know what was going on with Ding, but one thing I've said a lot is that with the exception of game number 10, Ding has mismanaged his time. He's gotten low on clock in many games, and he's been able to survive in spite of it, but there have been a lot of dangerous moments. So we get knight f6 after a 40-minute think. Simply unacceptable for Ding in this situation because he has had this position before. This is a situation where you should probably use 15-20 minutes, but once you play knight f6, your next couple of moves you should play instantly, as I like to say. So we get knight f6. Now we have the move a3 being played instantly by Gukesh here, trying to guard the pawn on b4.
Here, Ding plays the move bishop g4, and at this point, you'll also notice he spends 20 minutes on this move. So now Ding is down 1 hour on the clock on move number 5, and to me, the reason I mentioned this line with 2e6 earlier is that this would have kept the game in normal territory where it's a relatively slow game. But when we get this move, when we get this this 20-minute thing after bishop g4, now you're down an hour on the clock, and frankly, you're very worried for the prospects of Ding because he's down an hour, he's in Gukesh's prep, and it's looking very dire. So after bishop to g4 is played, now we get to move pawn takes pawn, and here Ding takes on d4. Here we get h3, takes, and now we get this move queen c7. Now you will notice at this point Gukesh has used all of 1 minute up to this point. He clearly is still in prep, but this is the first moment where Gukesh spends 7 minutes before making his decision. Now we have not heard in the press conference exactly what happened regarding the preparation, but I have a theory, which is that one thing that happens a lot when you do a lot of preparation for games is you try to memorize lines, you cram, you go space bar, look at the lines. It's very hard to actually, look very clearly at like where you play one move or another move. And in my opinion here, what Gukesh had probably looked at before the game or in recent times was the move knight to c6 here, avoiding hanging the pawn on b7. And now after knight c6 and d3, white is a little bit better here. I'll mention one specific line, which is we get a5 here. After b5, the knight's got to go. And when the knight goes, you lose the pawn on b7 and the game. So my theory is that in this position, when Ding plays move queen c7, Gukesh probably confused the lines and thought that he could play d3 here and he would be in his preparation, but this move is actually a fairly serious mistake. So you get the move d3, and now Ding plays the move a5, and now we'll see why this is a mistake, which is that here, if you go b5 like in the game, there's no attack on the knight, there's no knight on c6, but also the pawn on b7 is guarded. So let's say you play a move like bishop to b2, for example. After takes, rook takes a1, bishop takes a1 and e5 here. Now black is a big black center. You have the pawns on e5 and d4, and the pawn on b4 is also very weak. After you play c5, black can sack the bishop, and after takes and queen to a5, we get the classic right triangle here, and black is going to win the game. So we get b5. Now Ding plays move knight b to d7, and here we get g3. At this point, you'll notice that Gukesh spends 1 hour before playing the move, and I think there are a couple of reasons for this. From the psychological standpoint, if we go back to this position after queen f3 and queen c7, at this point, you're feeling really groovy. You're up 1 hour on the clock, you're in your preparation, you know that Ding has been very shaky, and all roads lead to Rome. So you think you're going to win the game, you're feeling really positive, and then as soon as we get to this position after knight b d7, suddenly you're like, wait a second, what's going on? Now, very briefly, I just want to point out that the correct move after queen c7 would be to play c5 and develop the bishop to c4 or b5, just in case you guys are wondering what the correct move was instead of d3. So back to the game, after knight b d7 here, we get this move g3. And Gukesh uses a lot of time here, probably feeling very negative because after knight c5 is played, suddenly black is a nice bastion. The knight guards the pawn, but it also pressures d3, and now you have no way to attack the knight. You'd love to put the pawn on b4 here to attack it, but you push the pawns too far up the board. And this comes back to one of the famous sayings from the famous Armenian philosopher Levon Aronian, which is that when you push pawns up the board, you can never move them back. So after knight c5, we get bishop g2, knight fd7 played by Ding, trying to overprotect the bastion on c5, and now we get to move castles. Here, Ding plays move knight e5. Now, one important point to note is that you'll notice that Gukesh has blown through his entire time advantage, but on the flip side, Ding starts having to move quicker. Now, if Ding had even 20 or 25 more minutes at this point, I think he could have probably relaxed a little bit more. He could have been Ding chilling and played something like e6 here or e5 to guard the pawn on d4, and black has an excellent position at this point. But with Ding using so much time so early, he's now in this situation where he has to start speeding up and he has to move a little bit quicker, and now we get the move knight to e5 being played. So after knight to e5 here, we now get the move queen to f4 from Gukesh, and here Ding plays the move rook to d8. Now again, as I mentioned before, it's a very tough situation here. Both players are spending a lot of time. It's very unclear. You have the knights attacking the pawn on d3. At the same time, there's pressure towards the pawn. There's b6. There's a pin as well. And in this position, we get the move rook d8. Now we have the move rook to d1 being played by Gukesh. Now, one thing you'll notice from the eval bar is the computer actually doesn't love knight e5, and it's specifically because after queen to f4, rook d8 here, white can play the move knight to d2, sacrificing a pawn on d3, and after queen e4, knight c5, b6, queen b8,
and this move queen b1 followed by queen b5. The computer says that white is fine, but frankly, from a human perspective where you don't have a lot of time to think, this is simply very difficult to play. So we get rook d1, a logical move here, because if black tries to take the juicer, you sack the rook, and if black were to take, it's a Botez gambit, you lose the queen and the game. So after rook to d1, we get this move g6, and this is a move that changes the game completely, and if this world championship is decided from this game, this is the move that is going to cost Ding his world championship title. Now, the reason I say that, and for me, it's obviously some people are going to be mad at me for saying this. I'm on the sidelines. I'm not playing. There isn't the pressure, and it's easy to look at it far. But to me, the obvious move here was to play e6, developing the bishop to either d6 or e7. And if Ding had played this move, my hot take of the day, Ding would have won this game. Now, the reason I say that is because after e6 here, white is in all kinds of trouble. If you play a move like bishop b2 here to pressure the pawn, after rook to d7, you guard the queen. Let's just say white takes here. Now you knight takes d3. The rook guards the queen, so white can't sack the rook. And I mean, actually, white has to sack it, but still you're losing the game. Because if you play a move like queen to e3 here, now there's rook takes d4, queen takes d4, bishop c5, and suddenly you're getting crushed on the long diagonal, and you will lose in a few moves. So after e6, I really don't know what Gukesh is supposed to do here. Probably should play knight d2. It's a top computer move, but after rejecting it earlier, when he played rook to d1, I don't think, frankly, that there's a high chance he would have found this move. And nonetheless, you can play the move bishop d6, threatening all kinds of fossils towards this queen on f4. And now the computer wants b6, queen e7, knight e4. But frankly, after knight takes d3, queen f3, takes, just say takes, for example, and bishop a3. Black is up 2 pawns here. Great position. Great chance to win the game. And I would also argue that for Ding, these moves would have been very intuitive. He could have played them very quickly without having to spend time. And Gukesh would have had to do a lot of calculating. Now, we have not listened to the press conference yet, so it's not really clear exactly why Ding did not play e6, but he doesn't do it, and I think this is where things start to go astray. If Ding had played e6 with bishop d6 and bishop e7, up 6 minutes on the clock, I think he goes on to win this game, and I think he goes on to, the match is not over, mind you, but he probably goes on to defend his world championship title. Instead, he plays this move g6, and this move is simply inexplicable because now after we get the move a4, suddenly there's still this pin towards your queen on c7. There's bishop to a3 as well, but most importantly, you cannot put the bishop on this diagonal to create the fossils towards the queen on f4. So here we got the move h5, and at this point, you can also notice that time is getting low. Players are going to be under time pressure here, and it's just a very difficult position to play. It ultimately feels like it's going to come down to who has the easier moves. So we get the move h5 being played by Ding. Now, this is the best move according to the computer because you want to play bishop h6 attacking the queen. But I'm going to be honest that I think when Ding played g6, he actually wanted to play bishop g7, and he simply wanted to fianchetto Cheeto the bishop here and castle the king. But this would be quite bad because after bishop to a3, if you castle, I trade, you lose the pawn, and now I have a pass b pawn in the long term. White should go on to win. And if you were to play a move like b6, now I can play bishop c6 check, king f8, takes, and now after knight d2 with knight b3 coming here, the pawns on a5 and c5 are weak, and black is in a lot of trouble. So Ding plays h5, but already here you feel like it's spinning out of control because this was definitely not his original idea. He spent quite a bit of time, and now we get the move b6 here, trying to tickle the queen on c7. Now, if Ding were to capture the pawn, you lose the horse on e5, you're down a knight, and you are going to lose the game. So we get this move queen to d6, and this is a move that Ding spends 12 minutes before playing, and this to me is the start of everything going the wrong way. What Ding should have played here was the move queen to b8 here. The rook guards the queen, and you threaten to win the pawn on d3. And I still feel after queen to b8 here that there's a very high chance that Ding could turn this around and win the game. The top computer line here is this weird move queen to d2. I don't think this would ever be played in a million years because now you have knight b3 forking the queen, the bishop, and the rook, and after queen b2, knight a1, bishop f4, bishop g7, it simply looks like black is up a rook here. If you take on a1, I can play something like queen c8, move the knight to c6, and I'm probably fine, or h4 as well. And finding this move knight to d2, castles, and now queen takes a1, queen c8, and knight e4. Could this have been played? Absolutely. Do I think this would have been played considering the time situation? Probably not.
So if we had seen queen b8 here, it's really anybody's guess what Gukesh would have played in this position. My best guess is probably bishop to a3 here, but after knight d3, queen f3, knight to e5, queen e2, and knight e6, position's very imbalanced, but black is still very close to finishing his development. Bishop g7 and castles. There's also d3 to attack the queen on e2. So it's very, very messy, but I think objectively it's much easier to play this position from the black side than the white side, and that is one difference between classical chess and rapid / blitz, which is that when you get low on time, whichever side has the easier plans is generally more important than which side has the actual advantage. So we get queen d6 here at this point. Ding was already starting to shake quite a bit. It's clearly struggling with something, and here we got to move bishop a3. Now bishop a3 pins the knight on c5. Now there's pressure towards the pawn on b7. At this point, it's feeling very, very hard to play for Ding. Now this comes back to how the game is shifting in the other direction, where you have to make moves quickly, and whoever has the easier plans will probably build the advantage on the clock and or win the game. So we get bishop h6. Takes, queen e4 is played here, and at this point, Gukesh has now retaken the time advantage. They're on move number 20, so they have to make 20 moves and with 20 minutes each. But for Gukesh, he has a clear-cut plan. Develop the horse, pressure the pawn on b7, play on the b file, and Ding is the one who is no longer Ding chilling. He's going to have to spend a lot of time and hope for a bit of a miracle. So here we get knight to c6 being played. Gukesh goes knight a3, and now Ding plays the move rook d7. Now, if Ding were to capture the pawn here after rook to b1, queen to c7 is played. White can play rook b5, followed by rook b1, and this will end up being very similar to the game, although apparently this is a better version. And I think it's primarily because after castles, rook b1, rook b8, now you have a passive rook on b8 versus the game where you could have the other rook on b8 and an active rook on the d file. So we get knight to a3. Ding plays rook d7 here, and now we get to move knight c2. This is a slight mistake from Gukesh, but I actually love these choices. We cannot expect the players to play like computers, and when he goes knight c2, Ding must grab the juicer on d6, because if you were to castle, now you can play rook a b1, and just a sample line, e5, rook b5, queen to e7 here, and after queen e2, there's all kinds of pressure towards the pawns on e5 and a5 here. There's c5, knight a3, knight c4. White's position is very advantageous, especially considering the time situation at this point in the game. So here we get the move queen takes b6 being played by Ding, and now Gukesh plays rook a b1. Now we get queen to c7, and you're probably thinking, wait a second, black is up a pawn. Ding is in great shape, but in fact, he is not in great shape because his extra pawn can very easily be attacked by the double stack on this open b file. So we get castles, and now we have the move knight to a1. Now this move is a little bit peculiar. Those of us who are watching the game, we expected rook d to b1 to be played right away. I'm sure there will be some questions for Gukesh in the press conference about why he didn't play this. It would have been a little bit better, but instead he goes knight a1. Now this move is not the best move, but it's also a very tricky move because the knight can go to c2, it can go to b3, and I do think that this move threw Ding off here because he spends quite a bit of time before playing rook b8. He spent 7 minutes before playing this move. And this move is still fine, but the problem is after knight b3, now you have to find a good move here. You must play the move rook to d6. One thing that I've said many times is that rooks belong on open files. Now, the reason this is a good move, or the best move I should say, is let's just say white goes rook b1. Now you can go rook e6. Rook is on the open e file, and after, say, queen to f3, now you go b6. Rook can infiltrate. It also guards the knight. And at this point, black is hanging on to the extra pawn on b6. Instead, Ding plays this move e6 after 8 seconds, and this is really the beginning of the end. We get knight to c5 here. Now the knight hits the rook and the pawn. We get rook to e7, and now Gukesh plays the move rook b1. He has a double stack. He's got the knight pressuring the queen and the bishop on the diagonal, and here Gukesh has achieved perfect harmony in the position. Now you will notice the eval bar has gone down because this is not the best move here. What white should have played was knight b7, and after knight b4, queen d4, let's just say rook d7, queen b6. White is up a pawn on the queen side, but it remains very murky, and frankly, I think this decision would have been a lot harder to take. So we get rook b1. Now in this position, the reason the computer does not give a massive advantage is you have the move knight to b4, breaking the connection between the double stack, and after knight takes b7 is played here, you have this very tricky move, bishop to f8, and the reason this move is so good is that the bishop potentially will guard this knight on b4 down the road. Let's just say white were to play knight a5, this would be a blunder because you trade the rooks, and then you win the knight, and you're up a piece, and you win the game. So this is a move that Ding should have played, but here Ding finally collapses and he makes the final mistake,
with the move queen c8, and this move simply loses the game on the spot because he allows Gukesh to go for a classic Botez gambit, sacking the queen, and Ding resigns the game here because if he takes the queen with the pawn, you lose the tower, and now the queen is pinned. You can still play rook e8, but after takes, and let's just say knight b3, white has two minor pieces versus one. White is up a piece. White will win this game 100 times out of 100. If you were to play queen takes queen, after bishop takes queen, now the pawn is pinned. If you take, white simply has an extra tower here, so you're losing. If not, you play rook c8, I just drop the bishop back, and again, extra piece, and I win the game. So after queen takes c6 in this position, Ding Liren resigns the game, and with this win, Gukesh moves ahead in the match by a score of 6-5 at this point. He takes the lead at long last, even though this game was very choppy. Now, in many ways, I like to say that in chess, you get what you deserve. And my general view of this game is pretty straightforward. Throughout this match, Ding has consistently mismanaged his time. Now, he's gotten a little bit lucky. He survived a couple of games where he mismanaged his time. Gukesh was unable to put him away from very advantageous situations. But when you keep doing this every single game... But I know the problem, पता है क्या होगा कि the game number 13 is actually Ding is winning. ठीक है? Game number 13 Ding जीत रहा है. So it will be again a draw, and it will all be coming on to the game number 14. 14 कौन जीता है? अब तुम पूछोगे अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? जैसे मैंने बताया था गेम नंबर 11 गुकेश जीत रहा है, वैसे ब्लैक से यस, गेम नंबर 13 डिंग जीत रहा है. भाई गेम नंबर 11 भी मैंने 2 दिन पहले प्रेडिक्ट कर दिया था भाई. गेम नंबर 9 में मेरे से पूछा था किसने क्या होगा, तो मैंने बोल दिया गेम नंबर 11 गुकेश जीत जाएगा. यू कैन टेक इट आउट ऑन किक. एंड नाउ आई नो कि डिंग गेम नंबर 13 जीत रहा है. कल ड्रॉ है, यस कल तो ड्रॉ है. चलो भाई अब चले जाए भाई दूसरे चैनल पे फटाफट से. सी यू ऑन द सीक्रेट चैनल. जिसको भी पता नहीं सीक्रेट चैनल के बाद चैट में डाल दो सीक्रेट चैनल का नाम ताकि वो लोग आ सके. एंड इसके साथ लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट.